अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो हमने कहा था रोज़ एपिसोड मतलब पार्ट आएगा। सो हमने ये थर्ड पार्ट अपलोड करे हैं, तेरी सितमगरी बाय अबी हाली शाह के नॉवेल्स का थर्ड पार्ट अपलोड करें हैं। ठीक है, अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो उनका पेज सर्च करें, आपको मिल जाएगा, आप जाके फॉलो कर लें लाजमी। और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जितने हमारे दूसरे चैनल पे नाम थे, आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ हमारी वॉइस हो। अब अगर ओनर ने वो चैनल बनाया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से 1K करते हैं। इसने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला था, इसके दिमाग के फ्यूज़ उड़े थे। वो शनाल को बासों से उतार गया था। इसके कमरे की एक चीज़ भी अपनी जगह पर नहीं थी। कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, घड़ियाँ, जेंट्स परफ्यूम इसके बिस्तर पर था। साथ में शनाल के दुपट्टे भी पड़े हुए थे। इसने शनाल की तरफ घूरा था जो आंखें बंद किए खड़ी थी। जाओ 1 मिनट में कपड़े चेंज करो और ये रूम साफ़ करो। ये ना हो मेरा मीटर घूम जाए और तुम्हारी शामत आ जाए। इसने लहजे पर दर्जा काबू पाते हुए कहा था, वरना दिल तो इसका कर रहा था वो इसको इतनी लगाए आगे वो आइंदा ये काम करने का ना सोचे। पर मेरे कपड़े गीले, वो मैंने बनाई थी। आई डोंट केयर, अपने कपड़े पहनो। मैं ज़रा सा घर से क्या गया, तुमने ये घर कबाड़ खाना बना दिया। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो जल्दी, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुमने। इसके बाद इसने कोई बात ना की थी। अपने कपड़े चेंज किए, वापस आई तो इसको देखा तो वो अपने कपड़े ज़मीन पर से उठा रहा था। ये मैं कर लेती हूँ। रुशनाल ने एक नज़र इसे देखा जो बड़बड़ाती इसके हाथ से कपड़े लेने की कोशिश करने लगी। मैडम, ये तुमने ही करना है, मैं बस कपड़े उठा रहा हूँ। वो इसको देखते हुए जवाब देने लगा जो गुलाबी रंग के कपड़ों में सर पर नफासत से दुपट्टा किए खुद ही कोई गुलाब लग रही थी। जाओ ये कपड़े धो कर आओ, सारे जो गंदे किए हैं। पर इतनी रात और सर्दी भी बहुत है, मैंने तुमसे कोई आर्गूमेंट मांगा है? जाओ जाकर मेरे सारे कपड़े वॉश करो 1 मिनट में। वो गुस्से से बोला था। मैं भी जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आऊँ तो मुझे ये कमरा नीट और क्लीन ले मिसेस रुशनाल। ये कहकर गाड़ी की चाबी उठाता एक भरपूर नज़र इस पर डाली जो रोने पर आई हुई थी। इसके जाने से पहले तो वो बैठकर फूट फूट कर रोई, फिर इसके सारे उठाए, आई थिंक कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन तक लाई और सर्फ डाल के कपड़े मशीन में डाले और ख़ुद इसके रूम में आई और सफाई के लिए इसकी बेडशीट उठाकर चेंज की। इसकी हर चीज़ अपनी जगह पर सेट की। वो साथ साथ इसके रूम में जाकर काम करती और साथ साथ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर ड्रायर करती। इसके सारे कपड़े तकरीबन घंटे में धुले थे। बालकनी पर डाल के आई थी। इसके रूम का पोछा लगाकर वो थोड़ी पुरसकून थी। किसने कहा था गंद फैलाओ, लेकिन इस 1.5 घंटे की मेहनत ने इसे थका दिया था। थकन से इसके कंधों को दर्द होने लगा था। वो छोटी सी लड़की इसकी बेरुखियाँ सहते सहते थक गई थी। रुशनाल ने आज फिर इसे गुस्से से बात की थी। वो इसका सख्त रवैया सहते सहते थक गई थी। अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रोई थी। थोड़ी देर बाद फिर उठी और किचन साफ़ किया कि कहीं वो इसे गंदा किचन देख कर ना डांटे। किचन था तो साफ़, लेकिन इसने हर चीज़ समेटी और फिर अपने रूम में जाकर दम लिया। मोबाइल देखा तो वो कहीं नहीं था। वो और बदहवास हुई थी। अगर इसके पास मोबाइल हुआ और इसने तस्वीरें देख लीं तो वो तो इसे मार डालेगा। लेकिन अपने फ़ोन पर पासवर्ड का सोच इसके कांपते दिल को सुकून मिला था कि कम से कम फ़ोन लॉक्ड तो है। लेकिन ये सोचती वो पुरसुकून हुई और मशीन का पानी निकाल कर आई और साफ़ करके अपनी जगह पर रखी थी। सारे काम के बाद इसके जोड़ दुखने लगे, सर में अलहदा से दर्द, सर्दी से इसकी जैसे हड्डियों से धुआं निकला था। वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा कर बैठ गई थी। वो खाना लेकर इसकी चीज़ें लेकर घर आया था। लाउंज के टेबल पर खाना रखा और अपनी आई थिंक कमरे में चला गया था। वो कुछ देर आराम करना चाहता था। मुसलसल 5 रातों से वो नहीं सो पाया था। कभी किसी का केस तो कभी किसी का। वो बहुत थका हुआ था। अपने रूम का दरवाज़ा खोला था। अपना चमकता रूम देखकर तो वो अंदाज़ा ही नहीं कर पाया कि इस नन्ही सी जान ने इतने थोड़े वक्त में ये काम सर अंजाम दिया था। हर चीज़ नफासत से लगी थी। इसकी घड़ियाँ, हर चीज़ अपनी जगह पर सेट थी। लेकिन इसका दिल था कि वो इसके रूम में आराम कर लेगा। लेकिन इसके रूम का फर्श हल्का हल्का गीला था। अपना कमरा परफेक्ट देखकर इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अशनाल, इसने 2-3 दफ़ा पुकारा था। इसकी आवाज़ ना पाकर इसके रूम का दरवाज़ा खुला था। वो इन्हीं भीगे कपड़ों में बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा कर बैठी थी। पानी लेकर आऊँ, इसके हुक्म पर वो जल्दी से उठी जबकि वो इसी के बेड पर लेट गया था। पानी पी ले। अशनाल पानी लेकर आई। इसकी बंद आंखों को देखकर इसको पुकारा था। रुशनाल पानी पीने के लिए उठा और इसका चेहरा देखा जिससे सुर्ख लगा था। इसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो नोट कर रहा था कि वो जब से बाहर से वापस आया वो तब से निगाहें नहीं मिला रही। गिलास लिया तो इसके हाथ से जानबूझ अपने हाथ से टच किया था। इससे शनाल का हाथ गैर में मखसूस अंदाज में गर्म महसूस हुआ। पानी का गिलास लेकर पानी पिया। इसको देखा जो वापस मुड़ रही थी। तो शनाल ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और हाथ बढ़ाकर इसे थाम कर अपने पास बिठाया था। इसकी हरकत पर शनाल की जान निकली थी। शनाल को इसे डर लगा था। वो मुसलसल इसकी तरफ देख रहा था जो सर झुकाए हाथ पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। इसको थोड़ी सी पकड़कर इसके मुंह को थोड़ा ऊंचा किया। वो नजरें झुकाकर ऐसे ही बैठी रही थी। इधर देखो, अशनाल ने इसे पुकारा जो न जाने अपने खाली हाथों में क्या तलाश कर रही थी।
रोशनाल की आवाज़ पर बामुश्किल इसने अपनी भारी होती पलकें उठाई थी। इसकी हिन्नी जैसी नशीली आंखें देखकर रोशनाल का दिल धड़का था। इसे आज कितने महीनों बाद एहसास हुआ कि इसके सामने बैठी इसकी इस मासूम बीवी का भी दिल है जो इसकी सख्त बातों से दुखता है। वो इसके बिल्कुल करीब हुआ था। दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। इसको अपने करीब देखकर रोशनाल की आंखें खौफ से फटने लगी थी। इसकी तरफ झुकते रोशनाल ने इसकी नम आंखें चूम ली। इसकी आंखों को मोतर करते रोशनाल को लगा कि इसकी थकावट एक पल में उतर गई है। बुखार हो रहा है तुम्हें? इसके दहकते गुलाबी गाल अपने हाथों से सहलाते हुए रोशनाल ने कहा था। नहीं। रोशनाल इसके इस इक़दामात पर खौफजदा हुई और बंद आंखों से हल्का सा कहते नफ़ी में सर हिलाया था। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि तुम्हें बुखार है। तुम इधर लेटो, मैं आ रहा हूँ। वो ये कहता इसके ऊपर कंफर्टर डालता किचन में चला गया था। किचन में आकर पहले इसके लिए खाना निकाल कर ओवन में गर्म किया और बर्गर सैंडविच निकालता अलग प्लेट में निकाल कर गर्म किए और 2 कप चाय के बनाए थे। रूम में आया, इसकी तरफ देखा। वो शदीद थकन के ज़ेरे असर सो रही थी। खाना और चाय के कप ट्रे में थे। इसने साइड टेबल पर रखे। वो इसके पास बैठा था। अशनाल उठो। इसने गाल पर हाथ रख इसके गाल को सहलाते हुए पुकारा था। अशनाल ने इसको अपने ऊपर झुके देखा तो एकदम से उठना चाहा, लेकिन इस कोशिश में इसका सर रोशनाल के कुशादा सीने से मिस हुआ था। वो जल्दी से पीछे हुई थी। खाना खाओ। रोशनाल ने इसे जब करंट खाकर पीछे होते देखा तो मुस्कुराहट दबाई। रोशनाल ने इसके सामने चिकन सैंडविच और बर्गर रखा था। मुझे भूख नहीं है। इसको सामने देखकर वो डरी थी। एक खाओ या बेशक 2 खाओ, पर मुझे इनमें से एक चीज़ फिनिश चाहिए लिटिल गर्ल, वह सख्ती से बोला था। जबकि अशनाल फिर नहीं बोली। जब खामोशी से खाने लग पड़ी, इसके हलक में नवाला अटका तो वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। खांसते हुए इसकी हालत बुरी हुई थी। रोशनाल ने इसे साथ लगाया और उसकी पुष्टि से हिलाने लगा था। वो सांस लेते खुद को नॉर्मल करने लगी, मगर जब थोड़े से हवास बहाल हुए तो बौखला कर इससे दूर हुई थी। पानी पिलाते हैं ऐसी सिचुएशन में ठरकी इंसान, ये दवा लो, वो टैबलेट पकड़ाते हुए बोला था। इसको खामोश देख कर वो टैबलेट लेते ना देखकर रोशनाल ने ज़बरदस्ती इसका मुंह खोला और गोली मुंह में रखकर इसको पानी पिलाया था। ये लो, चाय पी लो। इसने बिलाते अहमद चाय थाम के पीने लगी थी। जितनी देर वो चाय पीती इतनी देर रोशनाल की नज़रें इसके चेहरे का तिवाफ करती रही। चाय पी चुकी तो इसे कप थमाया जिसे रोशनाल थाम के साइड पर रखा था। चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है, आराम करो, सुबह तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसे अपने हिसार में लेते हुए बोला। इसका लहजा नरम मगर संजीदा था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अब ठीक हूँ। वो घबरा कर बोली थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो इसे अपने रूम में आराम करे, लेकिन इसका दिल ही चाह रहा था कि इसके सामने ऊँचा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। इसलिए इसने कहा कि वो इसकी बात सुनकर रुक जाए। गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। जाओ अकाउंट की बुक लेकर आओ, यहाँ कोई और ले आओ, काम सुनाओ। इसकी तरफ देखकर अपनी बियर्ड ज़्यादा गालों पर हाथ फेरते हुए इसको आज़ाद किया था कि वो बुक लेकर आए। अभी आंखें फाड़कर अपने सूखे हलक को तर करते हुए सिर्फ ज़बान से इतना ही निकला। एक तो ये पढ़ाकू कज़न भी ना। जी बिल्कुल, अभी जाओ लेकर आओ। इसने इसकी बात पर मेहर पक्की की थी। वो डरते डरते बुक लेकर आई और इसे पकड़ाई। रोशनाल ने रजिस्टर खोलकर इसे पकड़ाया और खुद क्वेश्चन निकाले थे। कौन सा चैप्टर करवाऊँ? इसने इसकी तरफ देखा जो इसे दूर बेड के कोने पर बैठी थी। कौन सीमेंट या क्लफसी लफाज से इसे समझाया। रोशनाल को ये चैप्टर आता था। जानबूझकर बोली वो ये क्वेश्चन करके जल्दी से इसे दे देगी और अपनी जान छुड़वा लेगी। पास हो मेरे, मैंने राइफ़ल नहीं उठाई जो तुम्हें दे मारूंगा। इसके दूर बैठने पर इसने तंज किया था। ये काम तो आप ज़ुबान से भी सर अंजाम दे रहे हैं। इसने दिल में कहा था ये क्वेश्चन आप खुद करो, तब तक मैं आराम कर लूँ। एक क्वेश्चन करवा कर इसे खुद आंखों पर हाथ रख कर लेट गया था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये शख्स रोबोट है, एहसासात से आ रही पत्थर दिल। ये समझते हैं अपने सीने में दिल नहीं है तो दूसरे के सीने में भी दिल नहीं होगा। खुद भी बोर हैं और दूसरों को भी अपने रंग में रंगना चाहते हैं। वो 5 मिनट बाद इस पर चोर निगाह डाल के बोली। जो काले रंग के कपड़े पहने आंखों पर हाथ रखे लेटा शायद सो गया था। बिलाशुबा वो एक शानदार शख्स था। अशनाल ने जब भी इसे देखा वो आंखों पर हाथ रखकर सोया होता, गोया सोते हुए भी अपनी आंखों को पढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं देता था। इसकी भरपूर मर्दानगी देखकर अशनाल वक्त की एक दफ़ा धड़कनें मुंतशिर हुई थी। इसकी गर्दन पर तिल देखा, अपनी निगाहें झुकाई थी, गोया वो सोते हुए भी सही देख रहा हो। वो क्वेश्चन कर चुकी थी तो फिर एक चोर निगाह इस पर डाली। जैसी नज़र इसकी पॉकेट में पड़े अपने फ़ोन पर पड़ी तो वो फ़ोन उठाने की कोशिश में इसके नज़दीक हुई थी। इसने सोचा आराम से अपना फ़ोन उठाकर हट जाएगी और अपनी तस्वीर डिलीट कर देगी। इसके कांपते हाथ इसके साइड पॉकेट पर आए थे। इसने फ़ोन उठाया तो इसे कोई चीज़ अपनी कमर पर रेंगती हुई महसूस हुई थी। क्या कर रही थी? रोशनाल ने इसे अपने ऊपर गिराया था और कड़े तेवर लिए पूछा। वो मैं कुछ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे हाथ मेरी पॉकेट तक आए? इतनी इजाज़त मैंने खुद को नहीं दी और ना किसी दूसरे तीसरे को देता हूँ कि वह मेरी ज़ात तक पहुँचे और उलझे। इसकी सख्त लहजे पर अशनाल अपनी आंखों में आए आंसू को ज़ब्त करने लगी और 1 मिनट में इसे दूसरा तीसरा कर गया था। छोड़े मुझे। वो इसकी कुर्बत में बिल्की और पीछे हुई थी। वो इस सितमगर के बदलते लहजे को वो समझ नहीं पा रही थी। वो शख्स अजीब नहीं बल्कि बहुत अजीब था। इसको देखा जो वह मुश्किल अपने आंसू पर बंद बांध रही थी। इसके रोने की चुगली खाती आंखें, इसका रेड अनार चेहरा, इसको रोने की तैयारी पकड़ता देख
ओके, इससे पहले कि वो इसे अपने साथ लगाता, वो रोती हुई इसे अपना आप छुड़वा कर बाहर भागी थी, जबकि पीछे लेटा रोशनाल ने इसे जाते देखा तो निगाह अपने साथ पड़े इसके फ़ोन पर पड़ी थी। फ़ोन उठाकर ऑन किया तो वॉलपेपर पर इसकी पिक देखी थी, जिसकी शर्ट में पोज बनाए बिल्कुल क्यूट सी लग रही थी। इसकी अपने करीब आने की वजह समझ आई तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो अपने गुस्से पर भी गुस्सा आया था कि क्यों इसे डांटा था। इसकी तस्वीर पर लब रखे और फ़ोन खोलना चाहा, लेकिन पासवर्ड था। तकरीबन 15 मिनट बाद कुछ सोचते हुए बाहर निकला तो इसको लाउंज के सोफे पर सोते हुए पाया था। इनोसेंट एंग्री बर्ड, ये कहकर इसने देखा इसकी रोई रोई आंखें इस बात का सबूत थी कि वो रोते रोते सोई है। अंदर से कंफर्टर लाकर इस पर डाला, इसकी आंखों पर लब रखते वो खुद सोने चला गया था। वो सुबह से घर से निकला हुआ था। पहले इसने बाल कलर करवाए, रोशनाल के कहे के मुताबिक दाढ़ी पता नहीं ये क्या लिखा है, करवाई थी। अपनी हल्की दाढ़ी को सुनहरी कलर करवा कर वो अब इरफान दुरानी के बंगले पर खड़ा हुआ था। इसकी आंखें चंधिया गई। तकरीबन ये बंगले से करीबन शीशे का बना हुआ था। इस टकले ने ये घर बनाकर शीशे लगाए थे या शीशे लगवा कर ये घर बनाया था? मुंह में बड़बड़ाते इसने मेन डोर की पैल बजाई तो कोई गार्ड बाहर निकला था। वो कानों में हैंड फ्री ठों से साथ साथ रोशनाल से कॉन्टैक्ट में था। हेलो, माई नेम इज़, ये पता नहीं क्या लिखा है, अमेरिका कौन सा नाम होता है, ये तो कंट्री का नाम है। एंड आई केम फ्रॉम जॉर्ज, दुर फिटे मुँह है तेरे ऊपर। तेरा तो वो वाला साहब हुआ जो सारी रात हीर रांझा मूवी देखता रहा, सुबह उठा और पूछा हीर लड़का था ये लड़की। सारी रात इंग्लिश सिखा कर मुँह तेरा हो गया और अब तू कह रहा है मेरा नाम इंग्लैंड और मैं जॉर्ज से आया हूँ। रोशनाल ने सारी भड़ास निकाली। वो ही हम सोचे कि अमेरिका कौन सा नाम है, मेरा नाम अमेरिका और मैं जॉर्ज से आया, मेरा नाम जॉर्ज है और मैं अमेरिका से आया हूँ, ऐसा बोलना था। सॉरी सर, मुझको समझ नहीं आई, आपने क्या बोल रहे हैं, आप उर्दू में बात करो। अधीर उम्र गार्ड ने भी गोया मासूमियत की अदपार करती थी। वो तो मुझे भी समझ नहीं आई कि मैंने बोला क्या है, और वैसे भी मेरी इंग्लिश इतनी हाई क्लास है कि तुम्हारे इस टकले साहब को भी समझ नहीं आएगी। जबकि गार्ड की बात सुनता रोशनाल पुरसुकून होता हुआ संजीदा लहजे में बड़बड़ाया। दूसरी जानिब रोशनाल इसके बड़बड़ाहट सुनकर इसको इसके अंदाज पर मुस्कुराहट आई थी। साहब ऊँचा बात करो ना। गार्ड इसकी बड़बड़ाहट सुनकर परेशान सा हुआ था। इरफान दुरानी, अच्छा आप साहब के बारे में पूछ रहे हैं? मैं साहब को खबर करता हूँ कि कोई इंग्लिश बोलने वाला गोरा आया है। गुल खान, तुम इसको पकड़ के रखो, हम अभी साहब को बता कर आए हैं। वो अंदर चला गया तो रोशनाल की रुकी हुई सांस खारिज हुई थी। वो रोशनाल की कार डिस्कनेक्ट करके अपनी इंग्लिश पकाने लगा था। तकरीबन 5 मिनट गुजरे तो इरफान दुरानी इसके पास आके आया। जी आप कौन? इरफान ने भुएं चुका कर पूछा था। माई नेम इज़ जॉर्ज एंड आई केम फ्रॉम अमेरिका। वो अब फरफर लहजे में बोला था, जबकि दूसरी तरफ इरफान दुरानी के फ्यूज़ उड़े थे। वो बामुश्किल मैट्रिक पास सिफारिशों पर पास था। इतनी खालिस इंग्लिश कहाँ से सुन पाता है? इसे हैरत इसकी इंग्लिश पर नहीं बल्कि इस अंग्रेज़ के लबो लहजे पर हुई थी। सर, आई एम इंग्लिश टीचर ऑफ योर डॉटर। वो फिर से बोला था। प्लीज़ कम। ओ या नाइस। इरफान दुरानी ने अपना मुंह बंद करके इसे रिस्पॉन्स दिया। ओके, लड़कों की तो उर्दू में नहीं ठीक होती, इंग्लिश कहाँ से ठीक होनी है। गुल खान गेस्ट आए हैं, इनका ख्याल रखना। ये अनाया का इंग्लिश टीचर है और इंग्लैंड से आया है। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इनकी अच्छे से मेहमानदारी करना। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं हूँ। शर्मिंदा होते इरफान दुरानी ने बामुश्किल कहा। सर मेंशन नोट, आई लर्न योर इंग्लिश। वो कहना तो ये चाहता था कि मैं काबिल तो तुम्हें इंग्लिश तो दूर चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ओके बाय, टेक केयर एंड सी योर इन इवनिंग टाइम। इसने कॉल किया और रोशनाल की नज़रों से ओझल हुआ था, जबकि ये मैट्रिक पास टकला इतनी ज़्यादा जबर करके फेक डिग्रियाँ बनवा कर गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहा है, और मेरे मुल्क के नौजवान MBA करके बेरोज़गार बैठे हुए हैं। इसके चेहरे पर तलखियों भरी मुस्कुराहट आई थी। हसनान को अपना ये आइडिया फ्लॉप होता नजर आ रहा था। वो कुछ ऐसा सोच रहा था कि वो हर वक्त इसके साथ रह सके और इसकी कमज़ोरियों को जान सके, लेकिन इसके जहन में फ़िलहाल कोई भी प्लान नहीं आ रहा था। यार आज मेरे साथ चलो, मैंने मार्केट से बाई के न्यू शूज़ लेने हैं और मामा की मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हुई है, वो लेनी है। छुट्टी हुई तो सारा ने इसे कहा था। कितनी देर लगेगी? अशनान ने सादगी से पूछा था। वो इनकार करना चाहती थी लेकिन कर ना सकी थी। यार हमने कौन सा शॉपिंग करनी है, बस शूज़ और मेडिसिन लेने हैं, लेकर आ जाएंगे। और आज वैसे भी मैं अकेडमी नहीं जाएंगे ना आज। अच्छा सारा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। वो ना चाहते हुए इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। यार सारा जल्दी करो, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझे सख्त भूख लग रही है। सारा इसे बड़े मोल लेकर आई थी। यार बस हो गया। वो शूज़ के पैसे देते हुए बोली थी, चलो निकलो, मैं रेस्टोरेंट से खाना खिलाती हूँ, वैसे भी तुम्हारी भूख मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही। सारा ने इसकी हालत के पेश नज़र इस पर तंज मारा था। वो वहाँ से निकलते इस रेस्टोरेंट पर ले आई थी। यार मैं इस तरह कभी नहीं आई, मुझे सख्त डर लगता है। वो सामने बैठे लड़कों के ग्रोहों को देख कर वो डरी और अपनी पहले से सीधी हुई शॉल को गैर मखसूस तरीके से ठीक किया था। यार वो देखो लड़के। खाने का ऑर्डर देकर सारा
जब फारिग हुई तो इसने अपना खदशा ज़ाहिर किया। वो देखो मस्तमाल, कितना मुकम्मल हुसन है इधर। एक लड़के ने फिक्रा उछाला था। एक तो समझ में नहीं आती रेस्टोरेंट में ऐसे लड़के कहाँ से आ जाते हैं। और इधर देखना हीरो भी कहीं होगा। यू और बास्टर्ड, जहाँ लड़की देखते हो वहाँ तुम्हारी रानें टपकने लग पड़ती हैं। सारा ने अपने पास से मिर्चें निकाली थी। सारा, अल्लाह का वास्ता है प्लीज़ छोड़ो, चलते हैं यहाँ से, छोड़ो ये लड़की पागल है। वो लड़के इसके हाथ में मिर्चें देखकर उठकर निकलते बने। इधर रुकते ना अपनी खादर तवाज़ा करवा कर जाते। सारा ने इनको तेज़ी से निकलता देखकर पीछे से फिक्रा कसा था। सारा प्लीज़ चलो, प्लीज़ अल्लाह का नाम है, वो चले गए हैं, घर चलते हैं। रुशनाल इस बागी और सरफरी लड़की को ऐसे देखकर रोने वाली हो गई थी। रुशनाल जो बिज़नेस डिनर के सिलसिले में हमने क्या कहा था, फिर वहाँ आया था। रुशनाल की आवाज़ सुनता पीछे मुड़ा था और हैरान रह गया था। इसके साथ क्लाइंट भी शोर को दिलचस्प नज़रों से देखने लगे थे। इसके आवाज़ तो इसे धोखा लगी, लेकिन अब जब मुड़ा और देखा वो वही थी। इसकी आंखों में गज़ब उतरा था। एक हाथ से मुँह से शाल दुरुस्त करती और दूसरे हाथ से एक लड़की को पकड़ रखा था। अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में देखकर इसकी आंखों में खून उतरा था। हम इन लोगों से माजरत करता निकल आया था। इसकी आंखों में तमस्खर देखकर रुशनाल के गुस्से का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा था। सबका ध्यान था इनकी तरफ के। रुशनाल का दिल कर रहा था रुशनाल का मुंह तोड़ते। दूसरी तरफ रुशनाल को देखकर साकित रह गई थी, जो इनकी तरफ आ रहा था। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। बेचारी, इसकी किस्मत ही फूटी हुई थी। वो जितनी आज के दिन डर रही थी, ये दिन इस पर इतना ही भारी पड़ा था। यार रुशनाल, ये तुम्हारे भाई ही है ना, या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? सारा ने इसके कान में सरगोशी की। रुशनाल जो इनकी तरफ आ रहा था, इस लड़की की आवाज़ बाखूबी इस तक पहुँची थी। ये सुनकर इसने अपने लब पीछे तो इस तक पहुँचाया। घर चले, इसने रुशनाल की तरफ देख सख्त लहजे मगर नरमी से कहा था, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सारा एंड रुशनाल इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। रुशनाल ने इस लड़की को देखा था जो रट्टे रटाए तोते की तरह बोल रही थी, वालेकुम सलाम, आपसे मिलकर खुशी हुई थी। रुशनाल ने इसके बरक्स उर्दू में जवाब दिया था, मैंने आपको सिर्फ देखा, आपसे मुलाकात हो जाए ये नहीं सोचा था। सारा ने इसको अपने साथ बात करते देखकर खुशी से कहा था, चले आपने भी अपने घर जाना है, आपको भी ड्रॉप कर देंगे। इसने रुशनाल को देखते हुए कहा, जिसकी निगाहें झुकी की झुकी थी। ओके थैंक यू भाई। सारा ने इसका शुक्रिया अदा किया था। आप चले गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूँ, इसने रूखे से लहजे में जवाब दिया। इनके बाहर निकलने के बाद इसने पेमेंट की थी और बर्गर और साथ कोक पैक करवा के बाहर निकला था। वो बाहर आया था, इनको पीछे बैठे देखकर इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। ये खुद भी खाओ और इनको भी खिलाओ, इसने रुशनाल को देखकर दिए थे, जबकि रुशनाल ने बामुश्किल कांपते हाथ से देखकर सारा को पकड़ाई थी। आप कितने अच्छे हैं ना भाई, आपकी बीवी बहुत लकी होगी जिसके आप शोहर होंगे। हाँ बहुत लकी होगी, साथ ही बैठी है। बर्गर खाती शौकी से कहा था, वो तो मेरी बीवी को पता होगा ना। जबकि रुशनाल ने बैक मिरर से इसे देखकर तलखी से जवाब दिया। रुशनाल की सख्त निगाहें अपने ऊपर जमे देखकर इसका नन्हा सा दिल कांपा था। इससे पता था कि वो इसके सामने मुरव्वत दिखा रहा है, घर जाकर अपना सारा गुस्सा निकालेगा। बस भाई गाड़ी रोक ले, मेरा घर इधर ही है। सारा ने ऊंची आवाज़ में कहा था कि वो सुन ले। रुशनाल ने गाड़ी रोकी थी। थैंक्स भाई, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। इसने दुआ दी और उतर गई। रुशनाल इसकी बातों का जवाब देता ही कि वो उतर गई थी। इसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की थी और फुल स्पीड पर रखी थी। गाड़ी रोककर इसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला था और अपने रूम में आकर इसे बेड पर बैठा। किसकी इजाज़त से तुमने रेस्टोरेंट में कदम रखा? इसके लहजे में आज कोई नरमी थी, बस एहसास से आ रही लहजा था इसका। कॉलेज के नाम पर तो तुम रेस्टोरेंट कैसे गई, बताओ मुझे। इसका लहजा सख्त हुआ था। वो मैं सारा के साथ गई थी, इसने अटकते हुए जवाब दिया। तुम्हें पता है ऑफिस वालों के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई थी। नहीं आज छोड़ दें, आइंदा मैं आपके पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। आज की नाफरमानी की सज़ा तो दूँ ना, फिर आइंदा कहीं जाने का सोचोगी भी नहीं। ओके सोचूंगा। इन लड़कों की गलीस नज़रें तुम पर थी, मेरा दिल कर रहा था मैं वहीं से तुम्हारा हिसाब निकालूं। वो उठकर इसके पास से निकलती ही जब रुशनाल ने इसे बाजू से पकड़कर फिर से बेड पर फेंका था। रुशनाल को आज फिर इस रूप में देखकर इसे वहशत हुई थी और इसकी वहशत में इजाफा हुआ था जब रुशनाल को अपने गले से शॉल खींचते हुए देखा। प्लीज़ आज छोड़ दें। इसने शॉल खींचकर दोनों हाथों से सख्ती से बांधा था और खुद जाकर चेयर पर बैठ गया था। मैं कौन हूँ? इसके करीब चेयर लाकर अपनी सुरख होती निगाहें इस पर गाड़ते हुए बोला था रुशनाल। कांपते लबों से इसने कहा, मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? अब की बार इसकी आवाज़ और ऊंची हुई थी जबकि चेयर पर इसकी गिरफ्त और सब मजबूत हुई थी। कज़िन, इसने अटकते हुए कहा, अब क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? चेयर से उठते हुए इस पर झुककर घुराया था। जी मतलब, इसकी बातों से उलझकर रुशनाल ने पूछा। इस सितमगर का पल पल बदलता रवैया इसकी समझ से बाहर था। मेरा कज़न के अलावा तुमसे क्या रिश्ता है? इसका सख्त लहजा आज नरमी के मूड में नहीं था। रुशनाल ने इसकी ओके आई थिंक ये पता नहीं क्या लिखा है, कंधों को पकड़ कर पूछा था जो कांप रहे थे। शोहर, वो इसके सख्त लहजे से डरती हुई बोली थी। तो फिर मुझे भाई क्यों बोला? इसके बाल की लट पीछे करता वो इसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला था। मैंने आपको भाई कब बोला? इसने अपनी हिरनी जैसी नशीली निगाहें इसे कांपते लहजे में पूछा था। मैं तुम्हारी दोस्त ने मुझे तुम्हारा भाई क्यों ओके आई थिंक फिर तुम्हारी दोस्त मुझे तुम्हारा भाई क्यों कह रही थी? वो उसे पता होगा, उससे पूछो।
वो उसे नहीं पता था, इसने वजाहत दी थी, अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाद में बात होगी। वो इसके पास से उठा था, प्लीज़ खोल दे मुझे। इसको अपने पास से उठता देखकर इसकी चौड़ी पुश्त को देखते वो चलाई थी, आ रहा हूँ, बस 2 घंटे वेट करो, मैं तुम्हारे लिए मीटिंग छोड़ कर आया था, तुम इंजॉय करो, मैं रात तक आ जाऊँगा। वो ये कहकर बाहर चला गया था। उफ अल्लाह, एक तो इसका दिमाग में हमें लगता है सटका हुआ है। हम पंजाबी में बोलने लगे थे, सटका ही है वाकई, किसका हुआ दिमाग इसका। मीटिंग काफ़ी लंबी हो गई थी। वो दो काम कर रहा था, प्रेजेंटेशन बनाना और फॉरेन कंपनी को बना कर देना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था इसके लिए। अमेज़ॉन कंपनी थी, यहाँ वहाँ की टाइमिंग में काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि वहाँ सुबह होती थी तो इधर रात, फिर इसलिए इसकी रातें कभी कभी बेचैन गुजरती थी। रात के 12 बज चुके थे, वो अभी तक फ़ाइल आगे किए काम कर रहा था। शाम का मंजर इसके जहन में घुमा, वो कभी भी इसे बांध कर ना आता, लेकिन जब रेस्टोरेंट में सबकी निगाहें इस पर जमी देख कर इसे गुस्सा आया था। इनकी गलीस निगाहें इसके मासूम हुस्न पर जमी निगाहें देखकर इसके गुस्से का ग्राफ बढ़ा था। ऊपर से इसकी फ्रेंड का इसे भाई कहने पर इसे गुस्सा आया था, तो इसके जहन में हलचल मच चुकी थी, क्योंकि वो शाम 4 बजे से घर छोड़कर आया था। अब रात के 12 बज चुके थे। इसका ख्याल आते ही लैपटॉप बंद किया, फाइल बैग में रखी और ऑफिस से निकला था। गाड़ी में बैठा तो अब इसका बेबस और मासूम चेहरा इसकी निगाहों में घूमा तो गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। वो गाड़ी की स्पीड तेज़ की थी। इसके जहन में कई किस्म के वसवसे आ रहे थे। घर पहुँचते ही भाग कर दरवाज़ा खुला था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ वो अंदेशों की जद में था। दरवाज़ा खुला तो वो इसी कॉलेज के यूनिफॉर्म में ऊँधे मुँह पड़ी हुई थी। इसे जाकर सीधा किया तो इसके बाल सारे मुंह पर पड़े हुए थे, आंखों से आंसू से तर चेहरे बाल चिपके हुए थे। वो उठी हुई थी और रो रही थी। इसको अपने पास बैठता देखकर शनाल डर कर पीछे हुई थी। इसकी वीरान आंखें देखकर शनाल के दिल पर बड़ी सख्त चोट पड़ी थी। इसने बड़ी मुश्किल से इसके हाथ खोले थे और रोती हुई शनाल को अपने साथ लगाया था। वो इसके सीने पर सर रखे इसके दिए गए दुख पर पहले तो खूब रोई थी, फिर इसके पास उठती वाशरूम बंद करके रोने लगी। अशनाल दरवाज़ा खोलो। इसकी रोने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। इसका शिद्दत से बिलक बिलक कर रोना अशनाल को तकलीफ दे रहा था। अशनाल प्लीज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूँगा, डांटूंगा भी नहीं, दरवाज़ा खोलो। इसको धाड़े मार मार कर रोता देखकर वो पहली बार इल्तिजाई हुआ था। अशनाल प्लीज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूँगा और डांटूंगा भी नहीं, दरवाज़ा खोलो। इसको धाड़े मार मार कर रोता देखकर वो पहली बार इल्तिजाई हुआ था। नहीं रहना मैंने आप जैसे जंगली इंसान के साथ। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है आपने, मुझे अपना कैदी बनाया हुआ है आपने, मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया। मेरा दम घुटता है आपके इस घर में, आप मुझे कैद करके मारना चाहते हैं। मैं थक गई हूँ, मुझे रिहाई दे दे। मेरा दिल करता है मैं खुल के सांस लूँ, और वो सांसें जो आपने कैद की हैं। आप समझते हैं मैं आपकी मुलाजमा हूँ, हर वक्त काम करवाते हैं। आपने मुझे किसी महकूम की तरह रखा हुआ है। जब दिल किया मारा, जब दिल किया डांटा। प्लीज़ मुझे जाने दें। आप जब यहाँ नहीं थे तो मुझे मेरी ज़िंदगी जन्नत लगती थी। मैं आपकी गैर मौजूदगी में मेरी ज़िंदगी में सुकून था। इस गलती की सज़ा आप मुझे दे रहे हैं जो मैंने की ही नहीं। आपने इसके बदले मेरी रूह पर भी ज़ख्म लगाए, मेरे दिल को भी छलनी कर दिया। फिर भी आपकी नफरत की आग ठंडी नहीं हो रही। मैं समझती थी आप मेरे सुपरमैन हैं जो मेरे सामने खड़ी हर मुश्किल को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, मेरी सांसें तंग कर दी हैं। आपकी गंदी जहनीत में ये भी जाएगा कि मैं अकेले कैसे रह लेती हूँ, तो सुन लें, अब आपने मुझे इस तन्हाइयों का साथी कर दिया है। तलखी बड़ी ज़िंदगी ने एक बात तो समझाई है ना, जहाँ एहतराम और सच्चा खलूस वहाँ रिश्ते बढ़ाएं, वरना तन्हाई आपकी बेहतरीन साथी है। और एक बात और, इसे मेरी ज़िद समझे या गुजारिश, मुझे आज़ाद कर दे प्लीज़। आपने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कैद कर दी है, मेरी ज़िंदगी को असीर बना दिया है। रिहाई दे दे मुझे। पर आप तो गाजिब हैं जो मेरी खुशियाँ गज़ब करके मेरी ज़िंदगी में आग लगाकर आप तो पुरसुकून सो जाते थे, पर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सारी रात अज़ाबों से गुजरती रही, और अब आपसे मेरे दर्द का हिसाब ले लेगा। मैंने अपना फ़ैसला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है, वो अल्लाह मेरे दर्द का हिसाब लेगा। वो चीख कर रोती हुई अपने लफ्ज़ों से इसका दिल जला गई थी। वो तो अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक करती थी, जबकि इसके अल्फाज सुनकर बाहर बैठा रुशनाल आज इसके लफ्ज़ों से हार गया था। इसके दिल पर ऐसे लगता था किसी ने ज़ोरदार बिरछी मारी हो। वो खून जैसे रस रस के अंदर ही जम गया हो। वो तो इसे ज़माने की बेरहम नज़रों से बचाना चाहता था, किसी सायादार दरख्त की तरह इस पर छाँव करना चाहता था, पर वो भूल गया था कि जिस्म पर लगे ज़ख्मों का इलाज तो हो जाता है, लेकिन दिल और रूह पर लगे ज़ख्मों का इलाज नामुमकिन है। इसके लफ्ज़ों पर रुशनाल की रूह पर ताज़े आने लगे थे। वो खाली खाली दिल लिए सोफे पर ही लेट गया था। रुशनाल को तो मोहब्बत थी इससे, इसलिए इसका ख्याल रखना चाहता था, साया बनकर साथ रहना चाहता था, लेकिन अपनी इस मोहब्बत के लफ्ज़ सुनकर बेबस हो गया था। मोहब्बत लिखने में तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मगर ये मोहब्बत इंसान को हमेशा बेबस कर देती है। कभी छाँव बन के साया देती है, तो कभी धूप बनकर किसी तपते सहरा में ला खड़ा करती है। इसको ऐसा ही लग रहा था कि वो इस तपते सहरा में खड़ा है, सख्त लगी है और रास्ता भी मिल गया, मगर इसे मंजिल नहीं मिल रही। वो सच कहती थी कि इसने इसे कैद किया है, वो अपनी मोहब्बत में इसको कैद नहीं करना चाहता था। सोचते सोचते वो नींद की वादियों में चला गया था। साहब, ये तुम्हारा 2 रुपये का सिक्का गिर गया था। वो दाढ़ी वाला शख्स अरफान दुरानी के पीछे आता हुआ बोला था। कौन हो तुम? हर दूसरा तीसरा फ़कीर यहाँ घुसा होता है। अरफान दुरानी शख्स के हुलिये को देखता नागवारी से बोला था, साहब
हम इधर नया ड्राइवर है। बालों पर तेल से अटे शख्स ने मजबूरी से कहा। कौन लाया है तुम्हें? और शेरू कहाँ है? हर दूसरे तीसरे दिन फ़कीर घुसा होता है यहाँ। साहब हमको शेर खान लाया है। साहब जी हम शेरू का भाई है। शेरू बीमार था इसलिए हम आया है। वो डेढ़ उम्र शख्स परेशानी से बोला था। चलो जी, इसकी कमी थी। इरफान दुरानी ने एक तायराना नज़र इस पर डालते हुए कहा, जो फटे हुए कपड़ों पर सर पर सुर्ख रंग का पढ़ना रखे बेबसी की तस्वीर था। इरफान दुरानी ने एक नज़र इसे देखा जो हुलिये से शेरू का भाई लग रहा था। शेरू जो इसका बहुत ही ख़ास ड्राइवर था, इसको अपनी उतरन देकर इरफान दुरानी ने इसे बेबस किया हुआ था। भाई इसे अपने कपड़े देता तो शेरू इंसान मंद नज़रों से इसे देखता और दुआएं देता रहता। आसान बनता आई थिंक। साहब आई थिंक कितने जाना पता नहीं, ऐसे कुछ लिखा है। वो शख्स सादगी से बोला था, रेड किंग मॉल में चलो। इरफान दुरानी की एक नज़र फ़ोन पर थी और एक नज़र रोड पर थी। साहब ओ की बिलाए। वो शख्स तो सादगी में गोया शेरू को भी छोड़ गया था। जाहिल इंसान, कभी घर से भी निकले हो? इरफान के लहजे में हकारत थी। साहब हमके छोटे छोटे 7 बच्चा है। साहब हम इनकी मुश्किल से 2 टाइम की रोटी पूरी कर पाता है। साहब मेरा नाम करमू है। ओके तुसा दी बहुत बहुत मेहरबानी होवे, तुसी मेरी बहुत वड्डी मदद की है। मेरा वीर कहता है तुसी बड़े चंगे बंदे हो। ओके ये पंजाबी आई थिंक। उसने लिखा है कि साहब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो। तुसी नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा भाई जो है ना वो कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं या बंदे हैं, जो भी तुम जो कोई भी हो, बस अपने काम से काम रखो। ज़्यादा मेरे साथ फ्री होने की कोशिश ना करो। कैसे लोग होते हैं पता नहीं, ज़रा सी नरमी से बात करो तलवे चाटने पर आ जाते हैं। करमू ने अपना तारुफ पंजाबी में कराया तो इरफान दुरानी इसकी तरफ देखता और नागवारी से मुखातिब हुआ। इसी असना में करमू जो इसकी तरफ देख रहा था, इनकी गाड़ियों के आगे गाड़ी आई। गाड़ी को इतना जोर का झटका लगा के डैशबोर्ड की सारी चीज़ें गिरी थी। इरफान दुरानी का सर हल्का सा खिड़की से टकराया। यू इडियट, जाहिल इंसान, इस गाड़ी के पास से गुजरने का भी पता है तुम्हें? फ़कीरों वाला हुलिया है तुम्हारा। फिर भी क्या सोचकर मैंने तुम्हें ड्राइवर रखा है? वो गाड़ी की दूसरी तरफ उतर कर आते फ्रंट सीट से करमू को गिरबान से खींचते हुए बोला, साहब जी माजरत, हमको माफ़ कर दो। मेरे छोटा छोटा बच्चा है, हम कहाँ जाएगा? हम एक गरीब इंसान है साहब जी। हमको पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, हम आपको आप शरीफ इंसान लगाए। करमू रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़ रहा था। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वो इसे छोड़ता कुछ सोचकर फिर से गाड़ी में बैठा। बस गाड़ी रोक दो, मैं आ रहा हूँ, इरफान दुरानी ने तहक्कुम से भरपूर लहजे में कहा। फिर करमू और इरफान दुरानी को माल छोड़कर वापस गाड़ी मोड़ने लगा। जब निगाह इरफान दुरानी के फ़ोन पर पड़ी, हाय मारा, लगता है ये साहब ये बिला इधर ही छोड़ गया है। करमू और इरफान दुरानी का फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए बड़बड़ाया था। अशनाल जिसने रो रो कर अपने दिल की भड़ास निकाल ली तब बाहर निकलने से डर रही थी कि वो इसका बहुत बुरा असर करेगा। इसकी हिरनी जैसी आंखें दुख रही थी। शख्स का खौफ अलहदा से गालिब था। कॉलेज की यूनिफॉर्म पानी में बैठे रहने से वो भीग चुकी थी। इस पर अपनी दिल की भड़ास निकाल कर वो घंटे से बाथ टब में बैठी थी। अब सर्दी से कांप रही थी। वो तो गुस्सा दिखा चुकी थी अब जैसे दिल को चैन नहीं था। वो सोच रही थी कि इस शख्स को बातें सुनाकर इसने अच्छा नहीं किया था। अपने आने वाले वक्त का सोचकर इसकी सांसें डूबने लगी। बाहर किसी भी किस्म की आवाज़ ना पाकर इसने टावल अपने ऊपर लिया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। रूम में नीम अंधेरा पाकर इसे पता लगा कि वो सो चुका है, इसलिए चाहती थी कि वो आराम से खिसक कर अपने रूम में चली जाए, लेकिन इससे पहले बेड से अपनी किताबें साथ लेकर जाना चाहती थी। रोशनाल सर पर हाथ रखे बिल्कुल सीधा सोया हुआ था। इसे पता था कि वो मुकम्मल नींद में है, इसलिए आराम से इसके पास अपनी किताबें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाँव गीले होने की वजह से इसका पाँव रिपटा था। वो इन किताबों के ऊपर गिरी थी जो वो उठाने लगी थी। वो आहिस्ता से उठने की कोशिश करने लगी। जब इसकी नज़र ऊपर उठी और इसके चेहरे पर पड़ी तो दिल जैसे धक से रह गया। इसकी नज़र इसके कुशादा चेहरे पर पड़ी जो इससे थोड़ी दूर सोया हुआ था। इसकी चलती सांस से रुक गई और वो सांस रोक कर इसको देखने लगी। अशनाल वक्त को ये शख्स आज से पहले इतना हसीन नहीं लगा था। लैंप की हल्की हल्की रोशनी में वो शख्स रोशनियाँ बिखेर रहा था। इसकी बड़ी बड़ी कुशादा आंखें तो बंद थी। फराख पेशानी पर हल्के हल्के बिखरे बाल, मजबूत कसरती वजूद, एक हाथ कशीदा सीने पर पड़ा हुआ था। फिर इसकी नज़र इसके सफ़ेद बाजू पर टिकी जिस पर बंधे खड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ इस शख्स के हाथ में बंधी जाने से लाखों करोड़ों की मालूम होती थी। स्याह रंग के लिबास में सोया वो शख्स इसके दिल की हस्ती को बर्बाद कर गया था। गोया वो स्याह रंग तो बना ही इसके लिए था। इसके खराटों की हल्की हल्की आवाज़ सुनकर इसे एहसास हुआ कि उसके इतने करीब पड़ी हुई है। वो झट से उछली, दिल की हालत बदली तो सोए हुए रोशनाल वक्त से भी नजरें चुरा ली थी। इसका सफ़ेद चेहरा हया की लाली से सुरख हुआ था। वह घबरा कर थोड़ी पीछे होकर बैठी थी। इसको अपने चेहरे पर कतरे महसूस हुए तो अपना पसीना साफ करने लगी। ये कैसा एहसास था जिसने इसके दिल को जकड़ लिया था? आज से पहले तो इसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। यह पहली दफ़ा था। इसके चेहरे पर कोसे खज़ा बिखरी थी। हालांकि वह शख्स की कितनी बार करीब की थी,
लेकिन इसके पास जाने से इसे डर भी महसूस होता था। इससे पहले वो शख्स जागता, वो अपनी धक धक करती दिल को संभालती जल्दी से अपने रूम में आ गई थी। इसको अपने रूम में आए घंटा हो गया था, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह करवट पर करवट किए सोने की कोशिश में लेटी रही थी, लेकिन इस दिल का क्या करती जो साथ वाले कमरे में खुद से बेखबर सोए हुए दुश्मन जान के पास छोड़ आई थी, इसके नाम लगा आई थी। वो जब भी आंखें बंद करती, बार बार आंखों के सामने वह मजबूत किले जैसा शख्स आ जाता था। वो अब अपने लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी जो इसे सुना कर आई थी। बेबसी के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी सफाकी से इसने कहा था कि मुझे आपकी कैद से रहाई दो। आंसू आंखों से बह रहे थे। एक लम्हे में शख्स ने इसे कैद कर लिया था। वो जो बदतमीज़ी से हकार से कह के आई थी, आपने किसी महकूम की तरह समझा हुआ है। वो खुद को छोड़कर अपने दिल को थपक कर सुलाने की कोशिश करती, लेकिन वो तो जैसे आज बागी हुआ था। जिसके दिल ने जो दगा दिया, इसका नन्हा सा दिल एक पल में रुशनाल हाकम वक्त का असीर हो गया था। बेसुकूनी की एक लहर इसके जिस्म में फैल गई थी। बावजूद कोशिश के भी जब सोना नहीं आया तो तहज्जुद के लिए उठ खड़ी हुई, वज़ू करके नमाज बिछाई और पढ़ने लगी। लेकिन आज नमाज में भी शख्स का चेहरा सामने आया। वो सजदे में गई तो फिर से शख्स का चेहरा सामने आया। वो उठकर नमाज तोड़ गई थी। खुदा की नज़रों में भी गुनाहगार होती हूँ फराज, जो वो शख्स मुझे सजदों में भी याद आता है। वो बेबसी से रोने लगी। निगाहों में बेबसी थी, चेहरे पर बेबसी थी। वो आयत पढ़ने लगी थी। आयत, ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल अपनी अताअत की तरफ फेर दे। वो सजदे में सर रखे पहले तो फूट फूट कर रोई। जब दिल हल्का हुआ तो फिर उठकर सही से तहज्जुद पढ़ने लगी। वो पढ़कर फारिग हुई, कुछ सूरतें पढ़ी, तब जाकर सुकून हासिल हुआ था। तहज्जुद अदा करने के बाद वो कितनी देर तक सजदे की हालत में पड़ी रही थी। वो जितना सुकून सजदे में दुनिया के किसी कोने में नहीं। अशनाल वक्त पहली लड़की थी जिसको मोहब्बत हुई। वो खुश नहीं हुई, बल्कि धाड़े मार मार कर रोई थी। वो जानती थी ये मोहब्बत इसके दिल का रोग बन जाएगी। वो बेबसी के एहसास से रोई थी। वो उसका महरम था, लेकिन इससे मोहब्बत उसका चैन सुकून तबाह कर गया था। लोग मोहब्बत करते हैं तो लुत्फ़ पाते हैं। इसने मोहब्बत की तो ऐसे महसूस हुआ जैसे मोहब्बत इसके गले में अज़ाब का चैन बनकर लटक रही है। वो सारी रात इस अज़ाब से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मोहब्बत किसी अज़ाब की तरह इस पर मुसल्लित हो गई थी। हसनाल 2 बजे घर आया था। 5 बजे फिर हमास टीवी न्यूज़ की तरफ जाना था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। रातों को जाकर इसकी आंखों पे हल्के आ गए थे। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो पहले अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ। पहले इसे सख्त भूख लगी हुई थी। फिर कुछ सोचता अपने कपड़े बैग में रखता दबे पाँव सीढ़ियों पर चढ़ा था। इसके रूम में आया तो दरवाज़ा लॉक था। 2-3 बार हल्के से घुमाने से दरवाज़ा खुला था। लाइट ऑफ थी। वो स्विच बोर्ड के पास गया और लाइट ऑन किया और बेड पर कंबल में लिपटे वजूद की तरफ देखा और फिर बेड की तरफ कदम बढ़ाए थे। ए चल गोजी उठे, मुझे खाना गर्म करके ला दें। वो इसके बेड पर बैठा, पहले इसके मुँह पर हाथ जमाया, फिर अपनी भूख का जिक्र किया कि कहीं वो चीख ना पड़े। छोड़े मुझे, उठो। मिनाल इसकी आंख इसके अपने ऊपर पड़े हाथ पड़े रहने से खुली थी। वो इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई जो इसके ऊपर झुका हुआ था। चुप, मैं हटाता हूँ, आपकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। वो उसकी हैरत से फटी आंखें देखकर आराम से बोल रहा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ, आवारा इंसान? खुद तो दिन रात आवारियाँ करते हो, हर वक्त घर से बाहर रहते हो, रात के 2 बजे आकर खाना मांगते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो उसके हाथ उठाने के बाद ज़ोर से चीखी थी। छोड़े, उठे, शाबाश, मुझे भूख लगी हुई है, खाना गर्म करके लाए। वो इसकी बातों को नज़रअंदाज करता, इसके सभी चेहरे पर नज़र डालता संजीदगी से बोला था। मैं तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं हूँ जो लाड साहब को उठ कर खाना ला कर दूँ। वो इसकी तरफ देखती गुस्से से बोली थी। मेरे बाप की मुलाजमा नहीं है, पर मेरे होने वाले 10-12 बच्चों की माँ तो हैं। चलें, शाबाश, उठे, मेरे 10-12 बच्चों का वास्ता। इसके चेहरे पर संजीदगी मगर अंदाज में शरारत थी। हसनाल, तुम आज बचोगे नहीं। वो पहले तो उसकी बात सर से पाँव तक सुरख हुई, फिर इसके बालों को पकड़ती चीख उठी। आप जा रही हैं, आपसे करूं 2-2 हाथ। वो अपनी नींद से भरपूर आंखों को खोलता मायनी खेजी से बोला। जा रही हूँ ठरकी इंसान। वो इसके बालों को छोड़ती उठ खड़ी हुई थी। चप्पल पहनकर गले में दुपट्टा डालकर बेड से उठी थी। इसे पता था कि वो इसके पास बैठी तो वो खामखा इसे छेड़ता रहेगा। जब इसके जाने के बाद हसनाल इसके बेड पर ही लेट गया। एक तो सारा दिन काम पर रहने की वजह से, थकन की वजह से इसका बुरा हाल था, ऊपर से सुबह को निकलना भी था। मनाल आज खाला की गैर मौजूदगी में पूरे 2 हफ्ते बाद आई थी। ना खाला इसे बुला रही थी और ना ताया। और जिस दिन से इसको इसकी हकीकत का पता चला था, इस दिन के बाद से खाला का रवैये से उखड़ा हुआ था। ताया अबू इसे नज़रें भी जब देखते बेरुखी से देखकर गुजर जाते थे। कागा जान का रवैया इसके साथ थोड़ा ठीक था, बाकी इसकी सगी माँ का रवैया भी बदल गया था। बस एक हसनाल ही था जिसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था। इसने हॉटपॉट का ढक्कन उठाया तो रोटी नहीं थी। फ्रिज खोल के देखा, सालन पड़ा हुआ था। इसने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, फ्रिज से आटा निकाला और पेड़ा बनाने लगी। रोटी तवे पर डाल के एक तरफ सालन गर्म किया और दूसरी तरफ रोटी पकाती रही। रोटी पकाने के बाद हॉटपॉट में रखी और
और साथ दूसरी रोटी बनाकर हॉट पॉट में रखी और सालन भी साथ रखा था। कैबिनेट से बोतल निकाल कर सिंक से भरकर हॉट पॉट और बोतल एक साइड पर रखी और जो चीज़ें इसने इस्तेमाल की वो समेटी और लाइट ऑफ करके खाना लेकर ऊपर आ गई। वापस आई तो वो सोया हुआ था। वो इसके पास बैठी और हाथ आगे बढ़ाया इसे उठाने के लिए, पर कुछ सोचती हुई रुक गई थी। इसकी बंद आंखों के नीचे गहरे हल्के इसके रात जगने का पता दे रहे थे। वो फिक्रमंद नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी, जिसका ख्याल रखता था, इसकी परवाह करता था। वही शख्स को समझ ना पाई। वो ऐसा शख्स था जो अपनी मोहब्बत का कशकूल खाली रख इसके खाली कशकूल को भरना चाहता था। वो मोहब्बत लेना नहीं जानता था, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत देना जानता था। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। इसका दिल किया था वो इसकी पेशानी बिखरे नम बालों को अपने हाथों से समेटे। हसनाल उठो, खाना खा लो। कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू साफ करती वो इसको कंधे से हिलाती जोर से बोली थी, जी जी। हसनाल ने आंखें खोलकर इसे देखा था। उठो, खाना खाओ, मुझे नीचे भेजकर मेरी नींद खराब करके सो रहे हो, वो मसनूई गुस्से से बोली थी। हालांकि इसकी रूह सख्त बेचैन थी। वो चाहती थी कि वो इसके कंधे से लगकर अपने दिल का गुबार निकाले। आप इतनी मोहब्बत से चलकर नीचे गई हैं और मेरे लिए खाना लाई हैं, क्या ऐसा हो सकता है मैं ना खाऊं? आपके हाथों से तो मैं जहर भी ना छोड़ूं, वो भी आपके हाथों से खाकर खुशी खुशी मर जाऊं। वही कहता अपने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा था। शक्ल अच्छी ना हो, कम से कम बंदा बात तो अच्छी कर ले। वो इसकी बात से दहलकर गुस्से से बोली थी, गोया इसका मरने की बात करके जैसे मनाल पर खंजर चला हो। आप कहना तो ये चाहती थी कि मरे तुम्हारे दुश्मन, लेकिन आपके मुँह से बदहवासी में कुछ उल्टा निकल गया था। वो इसके चेहरे पर उड़ी उड़ी रंगत पर चोट करते हुए बोला और खाना अपने सामने रखा और खाने लगा था। फिर इसके बाद तब तक ना बोला जब तक खाना ख़त्म ना हुआ। अब मुझे 4:30 तक उठा देना आप, मैंने फिर आवारागर्दी के लिए निकलना है। वो शरारत से बर्तन साइड टेबल पर रखता हुआ बोला था, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ आवारा इंसान। वो इसकी बात पर चिढ़ कर बोली थी, आपको भी साथ लेकर जाऊँगा, आखिर को मेरी शरीक याद है, मेरे होने वाले 10 बच्चों की माँ है, आपको साथ लेकर जाना कैसे भूल सकता हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तुम्हारे साथ जंगली इंसान के साथ कहीं नहीं जाऊँगी। वो इसको अपने ऊपर मायने खेस निगाहें देखकर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी, नहीं मैं आपको साथ लेकर जाऊँगा। दोनों मियाँ बीवी साथ मिल बैठकर चने बेचा करेंगे और जहन्नुमियों में तकसीम करेंगे। वो क्या खूब शायर ने कहा है, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो वो शेर पढ़ता इसके चेहरे पर टिकटिकी बांधते हुए बोला, मैं तो जन्नत में भी तुम्हारे साथ ना जाऊँगा। इसकी मुसलसल खुद पर नजरें टिकी देखकर गुस्से से बोली थी, तो जन्नत किस काफिर ने मांगी है, आपके साथ जाना कबूल है। वह इसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर इसे मजीद तपा गया था। इस्तग़फ़ार, आप जब मेरे अलावा हर चुड़ैल के साथ ठहर जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आग में फेंक देगा। इसकी बात का खूफकी से जवाब दिया गया था, तो फिर मेरे साथ जन्नत ही चले जाएं, मैं वहाँ की हूरों के साथ भंगड़ा डाल लिया करूँगा, तब तो आग में नहीं फेंकेंगे ना। वो जो इसको अल्लाह से डराते हुए मासूमियत से बोली थी, हसनाल को इसकी ढेरों पे आ रहा था। वह इसकी बात का जवाब देता बाजू से पकड़ नरमी से अपने ऊपर गिरा लिया था। छोड़ो, नहायत ही फजूल इंसान हो तुम। वह इसकी चमकदार आंखों से निगाहें चुरा कर हड़बड़ा कर बोली थी, रो ले मेरे सीने पर सर रख कर, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या कब सांसों की डोर टूट जाए और आपके दिल में ये ख्वाहिश बनकर हसरत रह जाए। वो इसके सर को पकड़ता अपने साथ लगाता है, इसके कानों में गंभीर लहजे में बोला, बकवास बंद करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे। वो इसके सीने से सर उठाकर इसके मुंह पर हाथ रखती दहल कर चीखती हुई बोली थी, हाय कमाल कर दिया, आखिरकार आप भी झांसी की रानी की बहू निकली ना, कैसे आपने मुझे मासूम पर सितम कर दिया। वैसे बड़ी चालाक हैं आप, क्या पता आपका आखिरी दिन हो आज, इसलिए आप जहन्नम की रट लगा रही हैं ताकि आप अपने साथ मुझे नज़ारे करवाएं, इसलिए मुझे आप अपनी उम्र लगा रही हैं ना कि जो मेरी थोड़ी बहुत ज़िंदगी है वो भी ख़त्म हो जाए। वो इसके दहलते चेहरे को अपना लहजा शरारती कर गया था, वरना अपनी ज़िंदगी का तो इसे भी खतरा ही था। जिस ओखली में इसने हाथ दिया था वहाँ तो मौत ही कांपती थी, ज़िंदगी भी पनाह मांगती थी। दफ़ा हो जा कमीने इंसान, मैं तो तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद एमी फजूल में ड्रामे लगाते रहते हो। वो इसका शरारती लबो लहजा देकर चीख पड़ी, फिर इसके सीने पर इतनी शिद्दत से रोई कि स्नाल गड़बड़ा गया था, इसके लिए संभालना मुश्किल हो गया। वो इसको साथ लगाए थपकिया देता बैठ गया था। वो सो गई थी, जबकि स्नाल वक्त इसके सोने के बाद परेशान हुआ था। आखिर 4:30 बजे वो इसके रोए चेहरे को देखता, इसके बिखरे बालों पर कैच लगाता, इसके माथे पर अकीदत भरा लब रखते अपना बैग उठाता निकल गया था। वो घर से निकला तो फजर की अजान हो चुकी थी। इसने जल्दी से नमाज अदा की और अपने मिशन पर निकला था। आज इतनी बुरी आई थिंक आना है, बूथी क्यों बनाई है और खामोश क्यों है? वैसे तेरी शक्ल तो पहले ही ऐसी थी, पर गुस्से से कुछ तो जाहिर कर देता था। फरकान ने सुबह से इसके खामोश चेहरे को देखकर खोजते हुए पूछा था, जब इंसान अपनी वक्तियत खो दे तो इसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है। वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, नदामत कभी भी खोया हो मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ मेरे दोस्त खामोशी मजीद तस्लील से बचा लेती है। वो गहरे मगर उदास लहजे में खला में घूरते हुए इसे मुखातिब हुआ था, क्या हुआ है तुझे? मेरा दोस्त ऐसे परेशान तो अच्छा नहीं लगता यार। मैं तेरा गुस्सा बर्दाश्त कर लूँगा, तेरी गालियाँ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन तू ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दोस्त हीरा है, वो किसी की नज़र में क्या वक्त खोएगा, किसी को तो तेरे आगे ही
वक़्त नहीं है। फुरकान जज्बाती लहजे में बोला। अब इसका उदास चेहरा इसकी आंखों की नमी देख नहीं पा रहा था, इसलिए दुखी से बोला कि इसका दिल तोड़कर माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। यार क्यों इतनी गहरी बातें कर रहा है, असल वजह तो बता। अगर तुझसे गलती हुई है तो पर्दा डाल दूंगा, कल तक ताम से रोक दूंगा, तेरी उदासी को ख़त्म कर दूंगा। फुरकान ने से बहुत परेशान देखते हुए इसके पास होते हुए कहा। फिर वो इसे हर बात बताता गया, हर लफ्ज़, हर गलती, गुनाह, कुछ भी नहीं छुपाया था। तुझे पता है मैंने इसकी मासूमियत के एक गलत लम्हे की जद में आकर बर्बाद कर दिया था। मैंने इस पर इतना जुल्म किया कि कोई ये काम करने से पहले 1000 बार सोचता, लेकिन इस पर जुल्म करते मेरा दिल नहीं कांपा। वो रोती चिल्लाती अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगती रही, लेकिन मुझ जैसे बेगैर शख्स को शर्म नहीं आई। कभी अपने लफ्ज़ों से, कभी हाथों से इसकी जिस्मों रूह को दाग करता रहा। और तेरे दोस्त ने इसकी नज़र में अपना वक़्त, अपना मुकाम खो दिया। वो मुझसे पनाह मांगती है, मेरे करीब जाने से इसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। इसको मैं नहीं, मेरे दिए दर्द और सितम रुलाते हैं। वो कहती है मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनाकर आप तो सो जाते हैं, लेकिन मेरी रातें अज़ाबों में कटती है। यार अब तू ही बता, वो मासूम लड़की कैसे मुझसे मोहब्बत करेगी जो मेरी परछाई से भी डरती है। मैं कैसे इसे ज़िंदगी की तरफ वो बातें करते करते धाड़े मार मार कर रोने लगा। जबकि फुरकान पहले तो साकत हुआ, वो इसे कहना तो चाहता था, लेकिन इसकी हालत के पेश नज़र रुक गया। फिर अपने सामने इस ऊंचे लंबे शख्स को देखा जो अपनी बीवी पर किए गए सितम पर बच्चों की तरह रो रहा था। फुरकान ज़िया ने अपनी 32 साल ज़िंदगी में पहली बार 30 साल ऊंचे लंबे बर्द को अपनी 18 साल बीवी को अपने दिए गए सितमों पर धाड़े मार मार कर रोते देखा था, नादम होते देखा था, परेशान होते देखा था। वो इसके गले लगा पहली दफ़ा अपनी तकलीफ़ बहा रहा था। यार वो तेरी बीवी है, इससे किनारा कशी मत कर, इसको जांच, इसकी मासूमियत को दोबारा से कायम कर। ऐसे तो भाभी तुझसे दूर हो जाएगी। इनकी अना, इनकी शरारत, इनकी ज़िद, इनके मान को वापस ला जाओ। इन्हें आई थिंक लाओ आना है, इन्हें तुझ पर ला जो इन्हें तुझ पर था। इसका सुपरमैन इन्हें वापस लौटा, वो भी घर जा। ऐसे तो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा। चल घर चलते हैं, सुकून का सांस ले, ज़िंदगी तो अपने रूप बदलती है। वो इसके आंसू का साफ करता मीट का कोना इसके हाथ में पकड़ाते हुए बोल रहा था। और कुछ दोस्त होते हैं जिनसे ज़िंदगी में सांसें चलती हैं, और फुरकान इसका दोस्त, इसका गमगसार ज़्यादा था। फुरकान ने इसे पुरसकून करके भेजा और ख़ुद भी घर की राह ली थी। वो जब से कॉलेज से आई थी परेशान थी। एकेडमी में भी आज इसे सारा मुरझाए चेहरे की वजह पूछती थी, लेकिन वो आज सारा दिन खामोश रही थी। वो अपने कमरे में किताबें फैलाए बैठी थी। एक किताब गोद में पड़ी हुई थी। वो न जाने खला की वसीयतों में क्या किस नदीदा नुक्ते को खोज रही थी। किससे मोहब्बत करना जुर्म है, और वो तो मेरे महरम है। हलाल मोहब्बतें तो सुकून देती हैं, फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों है। वो खुद से सवाल करती हुई बोली थी। एक तो दिल रात से बेख्तियार अपने इख्तियार में नहीं था। इसका नाजुक दिल धक धक कर रहा था और रोशनाल के अगले लाहिला अमल से डर रही थी। मगरब की अजान सुनती नमाज अदा की और कमरे से बाहर आई तो किचन में चली आई। हार्ड पार्ट में इसका नाश्ता ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब वो सुबह नाश्ता नहीं करके गया था। वो प्याज काटने लगी थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सीधा हुई थी। वो भागती किचन की खिड़की से इसे देखने लगी थी। इस दिल को सराब करने लगी जो सुबह से प्यासा था। वो नज़रों के जरिए इसे दिल में उतारने लगी थी। इसके भरपूर शराबे दिल की दुनिया दरहम बरहम हो गई थी। जब बिखरे हुलिये में भी दिल में उतर जाने का हुनर रखता था। वो आज थोड़ा जल्दी आ गया था। वो इसे चोर नज़रों से देखती रही जो संजीदा और ये पता नहीं क्या लिखा है सी चाल चलता बगैर किचन की तरफ देखे कमरे में चला गया था। इशनान ने एक बार नोट की जिस चाल में मजबूती होती थी आज इस चाल में लड़खड़ाहट थी। पागल है तू भी इशनाल। वो चला गया, लेकिन वो इन जगहों को देख रही थी जहाँ से वो गुजरा था। वो जब होश में आई अपने सर पर हाथ मार कर बोली थी, हाय इशनाल। अपने ने पता नहीं सितमगर आई थिंक महबूब से पानी तो पूछ लो। वो अपनी सांसें दुरुस्त करती हुई सिंक से पानी भरा और रूम में आई थी। पानी पी लें। वो हमेशा की तरह इसके आगे पानी पकड़ाते हुए बोली। दिल की बदलती दुनिया से वो पहली बार दिल के कहने पर इसके लिए पानी लाई थी। मुझे प्यास नहीं है। वो अपनी बंद आंखों से बाजू उठाकर नरमी से बोला था, जबकि इसकी सूजी आंखें देख इसका सुरख चेहरा देखा। वो बामुश्किल सांस ले रहा था। इसकी तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। इसकी बिगड़ती सांसें देख इसकी सांसें डूबने लगी थी। इसका कुशादा चेहरा सुरख था, जबकि इसकी सूजी आंखें देख, इसका सुरख चेहरा देख जो वो बामुश्किल सांस ले पा रहा था, इसकी तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। इसकी बगड़ती सांसें देख इसकी सांसें डूबने लगी थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। इशनान ने इसको देखा जो बेचैन लग रहा था, जैसे इसके सीने में आग लगी हो। वो बार बार सीने को मसल रहा था। आप ठीक तो हैं? ये पानी पी लें। वो अपने नाजुक हाथ इसके कंधे पर रख गई थी और पानी का गिलास इसके मुंह के साथ लगाया जब वो हर हाथ मार कर गिरा चुका था। इसकी हालत देखकर रोशनाल के हाथ पांव फूल चुके थे। वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। जबकि रोशनाल ठीक होता तो रिस्पॉन्स देता। वो किचन से फिर पानी भर के लाई और कांपते हाथों से इसे पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद इसकी हालत तो थोड़ी सी ठीक हुई तो वो बिना इसकी तरफ देखे लेट गया था। आप ठीक तो है ना?
वो फिक्रमंदी से इसके कंधे को हिलाते हुए इससे मुखातिब हुई थी। आंखें खोलकर रुशनाल यही कह सका था। इसको फिक्रमंदी से अपने ऊपर झुका देख इसके मासूम चेहरे पर अपने लिए परेशानी देकर वो आंखें मूंद गया था। इसको क्या तसल्ली देता, वो खुद से ही हारा हुआ लग रहा था। रुशनाल प्लीज़ साफ साफ बताएं, आपकी हालत अगर ज़्यादा ख़राब होगी तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता, मौसम भी ख़राब हो रहा है। वो इसके पास बैठी फिक्रमंद होकर फिर से इसके कंधे को हिला की थी। मैं ठीक हूँ, बस बेचैनी है मुझे। इसको अपने करीब बैठा देख इसके हाथ को उठाता अपने दिल पर रखता हुआ मसलने लगा था, जैसे इसके लिमत से बेचैनी खत्म हो जाएगी। वो ये करते आंखें बंद फिर से आंखें मूंद गया था। इसे बेचैन देखकर वो तड़प उठी थी। वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विड करने लगी। पढ़कर इसके हाथ पर फूंक कर इसका हाथ इसके दिल पर फेरा था। रुशनाल प्लीज़ बताएं ना, अब आप ठीक हैं? वो इसके ऊपर झुकती ऊंची आवाज़ में बोली ताकि वो इसकी आवाज़ सुनकर जवाब दे दे। अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और परेशान मत हो। इसने आंखें खोलकर सर्द से लहजे में जवाब दिया और वह मुश्किल इसे तसल्ली दे सका था। वो इसके परिपैकर चेहरे को देखा जो बस रोने की दर पर था। बाकी वो बस यही कह सकी। इसके कुशादा पेशानी पर नम होते कतरे को ठंडे पसीने आ रहे थे। अपनी नमाज की शक्ल में खोलते दुपट्टे को इसकी कुशादा पेशानी साफ़ की थी। चेहरा भी नम था। इसका चेहरा अपने दुपट्टे से साफ़ किया था। इस जैसे मजबूत मर्द को इस हालत में देखकर इसकी रही से हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। इसे खुद नहीं पता था कि ये सितमगर कभी इसके दिल पर डेरा जमा गया था। वो इसकी बंद आंखें खोलकर इसको दिल के रास्ते अंदर उतारने लगी थी। इसकी खुली आंखें देखकर वो नज़रें ना मिला पाती थी। वो थोड़ी देर इसको देखती रही, लेकिन इसकी आंखें हनूस बंद थी। वो परेशान सी किचन में आ गई। इसकी हालत देखकर टांगें काँप रही थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी गिर जाएगी। इस सितमगर की हालत इस पर गिरा गुजर रही थी। बाहर से बादल गरज रहे थे। वो टेरेस के करीब आई। मौसम देखा जो ख़राब लग रहा था। बारिश होने के आसार मालूम हो रहे थे। ख़राब मौसम देखकर खौफ की लहरें इसके अंदर सरायत करने लगी थी। काफ़ी देर खड़े रहने वो वहाँ से हटी। किचन में आकर सालन तैयार करने लगी। सालन तैयार कर चुकी जब मगरब की अजानें होने लगी थी। वेट, पहले नहीं अजान हुई थी वैसे? आई थिंक वो आँच ऑफ करके निकली और एक दफ़ा कमरे में झांका कि इसकी तबीयत मालूम कराए। डोर से ही देखा तो दूर से ही देखा तो इसको सोता हुआ पाया। इसको सोता हुआ देखकर वो अपने रूम में आ गई थी। अब तो पढ़ाई का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वज़ू करके नमाज अदा करके सूरत पाकिया पढ़कर वो फिर से किचन में आई और आटा गूंदना शुरू किया था। आटा गूंद कर तकरीबन ईशा के करीब रोटियां डालकर रखी और मेज़ पर रखी। बाहर बारिश की आवाज़ सुनती इसने पर्दे बंद किए, सब खिड़कियों के डोर बंद किए थे और इसके रूम में जो भी तक सो रहा था। रुशनाल दो दफ़ा पकाने पर भी वो टच से मसना हुआ। इसके अंदर खौफ की एक लहर आई थी। वो इसके पास बैठी थी। वो ड्राइवर कहाँ है जो मुझे कल लेकर गया था? इरफान दुरानी गार्ड पे चीखा था जो कुर्सी पर बैठा नींद पूरी कर रहा था, क्योंकि इसे ऑफिशियल बिजनेस टूर पर जाना चाहता था। कर्मों को गैर हाजिर पाकर वो गुस्सा हो गया था। साहब पीछे क्वार्टर वो आदमी सो रहा है। वो नींद से झूलती आंखें खोलकर अंगड़ाई लेता हुआ बोला, जल्दी इस पेंडू आदमी को बुलाकर आओ, मुझे एयरपोर्ट पर जाना है। जी साहब, मैं जाता हूँ। गार्ड कर्मों को बुलाने के लिए भागा था। ओए उठ, तू नींदें पूरी कर रहा, तुझे साहब बुला रहे हैं, जा बाहर जा। साहब तुझे ऐसा सुलाएंगे तो सारी ज़िंदगी उठ नहीं सकेगा। गार्ड ने अपनी भारी भरकम टांग इसे सोए हुए शख्स को मारी थी जो अपने पढ़ने को अपने नीचे किए ऊँग रहा था। ऐसे तो कोई शख्स भी नहीं सोता जैसे वो नीचे ज़मीन पर सोया हुआ था। इसके पवन ज़्यादा कपड़ों से गुर्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। और बेगैरत, तूने पठान को टांग मारी, अब पठान तुझे टांग मारेगा। तूने मेरी सोई हुई गैरत को जगा दिया। कर्मो ज़मीन पर सोया हुआ था जब इस शख्स की भारी बूटों वाला पाँव इसकी पुश्त पर लगा था। वो अपनी कमर को मसलता हुआ उठ खड़ा हुआ था और आई थिंक हवा में टांग उछलाई। और तुझे साहब सीधा करेंगे। मैं जाकर साहब को बोल रहा हूँ कि पठान की गैरत जाग गई है। वो इसे धमकी देते हुए बोलकर इससे मारने से पहले ही बाहर लपका था। जा, तेरे साहब से मैं नहीं डरता। तेरे साहब से क्या, अपने बाप को छोड़कर मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। बता दे अपने साहब को। कर्मू पढ़ने को हिलाता इतनी आवाज़ में बोला कि कोई सुन ना सके। रुको, मैं साहब को बताता हूँ। इसकी धीमी आवाज़ सुनकर फिर से इससे धमकी दी। ओ जी, तुसी सानू याद किता ते असी हाज़र। कर्मू भागता हुआ गार्ड से पहले इरफान दुरानी तक पहुँचा था और जल्दी से अपनी मादरी ज़बान में बात की थी। मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें अपने साथ जाने के लिए रखा है या सिर्फ खाने और सोने के लिए रखा है? हरामखोर इंसान, मॉल से तुम मुझे वापस लेकर आए। इधर से निकलना चाहते हो शायद। इरफान दुरानी इसको देखकर अपना गुस्सा बाहर निकाला था। ओ नहीं साहब जी, हम तो आपको देखता रहा पर हमको आप नज़र नहीं आया। आप इस इतनी बुरी बला को अंदर चले गए। आई थिंक ऐसे लिखा है। हम समझा वो बला आपको खा गई है। कर्मू ने माल को बला समझकर वजाहत दी थी। साहब जी, ये बाल आपका हवा में उड़ रहा है क्या? मेरी मोरे तो कहती थी कि मैंने ये बाल धूप पे नहीं सफ़ेद किया। मुझे लगता है आपका बाल भी हवा ले गया है। साहब जी, तुसी ते इतने अच्छे बंदे हो। ओके, गंज तुहानू सोहनी नहीं लगती। ये पंजाबी है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप गंजे होकर अच्छे नहीं लगते। शट अप जाहिल इंसान, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ कर आओ। इरफान दुरानी इसकी डफर पढ़कर चीख पड़ा था
और अपनी गंज पर हाथ रखकर सिर को दबोचा था। और साहब खैर नाल सारे जख्मी हो जाता है, हो जा तू सीधा ओके, तू सीधे बाल ही नहीं है। करमो इसको ऐसा करते देखकर बोले बगैर नहीं रह सका था, निकलो निकलो इधर से, नहीं तो थके मार कर निकालूंगा। इसकी फिर से बात सुनकर इरफान दुरानी गुस्से से धारते हुए बोला था, और सर जी परेशान ना हो, शांत रहो, तुसी जहाज से नहीं जाना, चलो हम आपको छोड़ के आता है। करमो इसको खुद पर धारते देखकर उर्दू पंजाबी मिक्स करके इसके गुस्से को ठंडा किया और चाबियां अपनी जेब से निकाली थी। जाहिल इंसान। इरफान दुरानी नॉर्मल होकर फिर बड़बड़ाया, गाड़ी में बैठा जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। सुनो तुमने मेरा फ़ोन तो नहीं देखा? इरफान दुरानी फ्रंट सीट पर बैठा धक्कम से बोला। सर जी तुसी तो ओके ऐसे आई थिंक सॉरी सिंह कहने लगे थे, तुसा तो चोट तो नहीं लगी? फिर कहते खून निकलिया तुसा दा। करमो ने गाड़ी चलाते हुए इसके तरफ देखते फिक्रमंदी से कहा, वह जाल इंसान, लगता है हमें पंजाबी में नावल पढ़ना पड़ेगा। अपने काम से काम रखो, अब मुझे मुखातिब मत करना, ये ना गाड़ी से फेंक दूँ। वो इसकी बात सुनता दांत भींचता हुआ बोला था। फिलहाल गाड़ी हम चला रहा था, तुसी अपना ख्याल करो, मेरा नहीं। ये कहकर इसने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी थी। रोशनाल उठे, खाना खा रहे। 2-3 दफ़ा इसे पुकारा मगर वो टस से मस नहीं हुआ। इसने बुलाया भी लेकिन वो नहीं हिला था। वक्त की ताख़ीर किए बगैर रोशनाल ने इसके सीने पर सर रखा और कान इसके सीने पर रखे थे ताकि इसके दिल की धड़कन चेक कर सके। इसकी सांसें चलती ना देखकर वो घबराई थी और फिर से इसके गाल पर हाथ रखकर थपथपाने लगी मगर बेसूद। इस मजबूत शख्स को ऐसे देखकर वो फिर से कांपने लगी। वह शख्स तो अब भी इसकी धड़कनों का भी मालिक बन चुका था। इसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को ठहराने लगी थी। फ़ोन इसका देखा जो बेड पर पड़ा हुआ था पर लॉक था। इसने इसकी फिंगरप्रिंट लगाकर चेक किया, खुल गया था। कांपते हाथों से फुरकान का नंबर ढूंढा और डायल किया। हेलो भाई, रोशनाल की तबीयत ख़राब है, मैं इनको उठा रही हूँ लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं, ना ही बात करें ना जवाब दे रहे हैं। आप भाई भाभी को लेकर आ जाएं। वो 2-3 कॉल मिलाने के बाद जब फुरकान ने कॉल उठाई तो उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनी थी। अच्छा छोटी आप रो मत, मैं बस पहुँच रहा हूँ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फुरकान ने इसकी घबराती हुई आवाज़ सुनी जो रो रही थी तो इसको दिलासा दिया था और कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। कॉल बंद होने के बाद वो इसके पास आ बैठी। रोशनाल उठे ना प्लीज़, इसके सीने से लगकर शिद्दत से रोते हुए बोली थी। आप ठीक हैं? इसकी चलती सांसों को देखकर वो खुशी से उछली थी जबकि जिसकी सांसें चल रही थी। इसकी चलती सांसों ने इसे ज़िंदगी की उम्मीद सुनाई थी लेकिन इसका रिस्पॉन्स ना पाकर फिर से इसको पुकारा था। इतने में डोरबेल बजी तो इसने दरवाज़ा खोला था। फुरकान डॉक्टर को लेकर आया था पर साथ किंसा नहीं थी। भाई आप वो इसको देखकर रो पड़ी थी। कुछ नहीं होगा, जब भाई को पुकारा है तो साले साहब को कुछ होने देंगे? नहीं ना। जबकि फुरकान ने इसके सर पर हाथ रखकर अकीदत से इसे तायद चाहिए थी। नहीं। वो ये कहकर पीछे हटा और डॉक्टर को अंदर आने को कहा था। डॉक्टर अंदर आया था, वो पीछे पीछे चल दिया था। रोशनाल मेरे जिगर उठ जा। फुरकान कमरे में आया तो इसे पुकारा मगर वो ना हिला। फुरकान ने पानी का गिलास बेड से उठाया और इसके मुंह पर छिटका था जिससे इसको होश तो आया था पर वो अपनी आंखों से वो फिर से आंखें बंद कर गया था। बीपी लो है इनका, इसलिए ऐसी कंडीशन हुई है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो और कुछ ना खाने की वजह से इनकी ऐसी हालत हुई है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पिलाएं या नींबू का पानी पिलाएं या ये नॉर्मल हो जाएंगे। और ये कुछ पेन किलर है, इनको खाने के बाद दे दीजिएगा। डॉक्टर इसको चेक करता पेशावराना अल्फाज में बोला था। फुरकान डॉक्टर को लेकर दरवाजे तक छोड़ने आया और वो किचन में आई लीमू को थोड़े से पानी में निचोड़ लिया था। भाई ये इनको पिला दीजिएगा। वापस आते फुरकान को देखकर दुपट्टा सेट किया और इसे गिलास पकड़ाया था। ठीक है मैं ले जाता हूँ, बस परेशान ना हो लिटिल सिस्टर। वो रोशनाल के लिए कुछ हल्का फुल्का सा तैयार कर लें, मैं इसको खिला कर जाऊँगा। मैं उसके हाथ से पानी लेता हुआ मध्यम से लहजे में बोला था। जी ठीक। इसने इस बात में सर हिलाया। वो रूम में चला गया। रोशनाल किचन में आई और इसके लिए दलिया बनाने लगी थी। वो तो शुक्र है कि हर चीज़ कैबिनेट में मैसर थी। इसकी ख़राब तबीयत के बाद से इसकी ईशा की नमाज़ भी निकल गई थी। वो तो शुक्र है कि खाना का पूछती इसके पास चली गई, वरना वो सारी रात ऐसे ही रहता। ये सोचकर इसकी रूह कांप गई थी। वो आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। दलिया बनाकर फिर से कमरे में चली आई थी। रूम का लॉक नीम खुला देखकर इसने नॉक करना मुनासिब। फुरकान की इजाज़त पाते ही अंदर आई तो इस सितमगर को देखकर इसे सुकून आया था क्योंकि वह लेटा हुआ था जबकि इसका हाथ फुरकान इसको इसका ख्याल रखने का कह रहा था। इसको ठीक देखकर रोशनाल के दिल में ढेरों सुकून उतरा। वो तकियों के सहारे बैठा रोशनाल के किसी बात पर मुस्कुराया था। इधर दे भाभी, मैं इसको खिलाऊं। ये डफर तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता, खामखा आपको भी परेशान करके रखा है इसने। फुरकान ने रोशनाल को देखकर दलिया लेने की खातिर हाथ बढ़ाया था और इसे दलिया लेकर वो इसे खिलाने लगा था। जाओ भाई के लिए चाय लेकर आओ। रोशनाल ने इसे खड़े देखा तो रूखे से लहजे में कहा था जी। इसकी गंभीर और रूड सा लहजा सुनती रोशनाल एक लफ्ज़ ही कह सकी। रोशनाल इसकी सुरख सूजी हुई आंखें देखकर बेचैन हुआ था लेकिन लहजा अपना तलख रखने से वो खुद को रोक नहीं सका था। नहीं सिस्टर, मैं चाय नहीं पी रहा, फिर कभी आऊँगा। फुरकान ने ये कहकर सहूलत से इनकार किया था। वो नहीं चाहता था वो अपनी छोटी सी बहन को किसी भी तरदीद में डाले। भाभी खाक तुझे चाहेगी जब किसी जहरीले ड्रैकुले की तरह मेरी मासूम बहन को डराएगा, वो तो फिर परछाई से नफरत ही करेगी ना। कि फुरकान कहते कहते रुक गया था। तेरी बहन से पहले वो मेरी बीवी है, बड़े आया बहन का भाई, रोशनाल ने हंसते हुए कहा था।
अल्लाह ऐसे ही खुश रहे, तेरी बीवी सदा सुहागन है। फुरकान ने इसके हंसते हुए चेहरे को देख शरीर लहजे में कहा, चल जिगर खा, तुझे ताकत। ए मेरी बहन तो तेरी हालत देखकर मरने वाली हो गई थी। मुझे कॉल की जब उन्होंने मुझे रो रो कर बताया तो मेरे सामने होता बस मैं बीमारी में ही मुंह तोड़ दूँ। फजूल में इस नन्ही सी जान को तूने तंग किया है। तू तो कहता था भाभी तुझे पसंद नहीं करती, बकवास करता है तू। अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो इनकारों पर ना लूट रही होती। फुरकानी से अच्छा भला लताड़ा था वो इसके पास। वो साथ खिलाता रहा और इसके साथ हल्की फुल्की मजाक भी करता रहा था। फुरकान चला गया था। इसको गया आधा घंटा हो गया था। वो पहले तो देखती रही कि रुशनाल ने इसे खुद बुलाएगा तो वो जाएगी, ऐसे नहीं। लेकिन इसकी तबीयत ख़राब होने के खदशे से वो अंदर आई थी। डॉक्टर की पेन किलर भी साथ इसे देगी। इधर बैठो। रुशनाल जिसने इसको अंदर आते देखा तो इसे पुकारा था। रुशनाल इसको रिस्पॉन्स क्या देती? इसकी भारी सख्त आवाज़ सुनकर वो सोचने लगी, अब इसे ऐसी खता क्या हुई है जब वह फिर से ऐसे ही बेरहम और सख्त बना हुआ था। वो सोचने लगी कि वह संगदिल क्यों उसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दे रहा है जो इसने किया ही नहीं। वो पत्थरदिल शख्स क्यों नहीं मौम हो रहा? कुछ बकवास की है मैंने मिस। इसको सोचते देखकर और रिस्पॉन्स ना पाता देखकर वो झुंझला ही गया था। जी बोलें, जबकि इसकी पुरतपिश नज़रों से वो घबरा रही थी। इसकी गहरी ब्राउन आंखों को अपने पूरे वजूद पर गर्दिश करते देखकर वो जी जान से कांपी थी। बैठो, वो सख्त सा अपने पास इशारा करते बोला था। इसकी बात सुनती वो इसके पाँव के करीब थोड़ी सी जगह पर बैठ गई थी। इधर नहीं, इधर बैठो और सर दबाओ मेरा। इसकी सर्द निगाहें इसके नाजुक सरापे पर थी। वो इसे अपने पास इशारा करता हुआ फिर से बोला था। जी। वो कांपती हुई उठी और इसके मुंतखब करदा जगह पर बैठी थी। क्या कह रहा हूँ? सर दबाओ मेरा। वो इसके हाथों को देखता हुआ बोला जो कि पहले ही कांप रहे थे। जी। ये कहते इसके कशादा पेशानी पर हाथ रखकर हल्का सा दबाने लगी थी। खाना मैंने कुछ नहीं है और हाथ तुम्हारे काम नहीं कर रहे। सॉरी, खाया मैंने कुछ नहीं और हाथ तुम्हारे काम नहीं करे। इसके हाथों को आहिस्ता चलता देखकर इसको गुस्सा आया था। अशनान ने बेबस होकर इसकी तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी, पर वो तंज के तीर भगो कर मार रहा था। लेकिन कुछ देर इसकी आवाज़ ना सुनी तो इसे दुश्मने जान की तरफ देखा और देखती रही। अच्छा, चुपके पोस्टमार्टम हो रहा है मेरा। वो इसकी तरफ देख रही थी जब इसने आंख खोलकर गंभीर आवाज़ में कहा था, जी मैं तो। इसकी चमकती आंखें अपने ऊपर जमे देखकर वो जल्दी से हाथ हटा गई थी और घबराहट से मुंह से कुछ निकल ही ना सका था। फुरकान को इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? इसको क्यों परेशान किया था? इसके हाथ को पकड़ता बस सख्ती से इस्तफसार करने लगा था। चमक गायब थी, सिर्फ और सिर्फ सर्दपन था इसकी निगाहों में। वो आप मुझे सुन नहीं रहे थे तो मैंने भाई को कॉल की थी। मुझे लगा इसके बाजू की सख्त पकड़ने पर वो कांपने लगी और डरते हुए बोली थी, क्या लगा कि मर गया हूँ मैं? वो इतना ऊंचा घराया कि 2-3 मिनट इसकी आवाज़ ने इसके खामोश कमरे में ताज पैदा किया था। प्लीज़ आप ऐसा ना कहें, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी। वो इसकी आवाज़ से सहम गई थी। हिरनी जैसी नशीली आंखें छलकने को बेताब थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम मुझ जैसे सितमगर से छुटकारा मिल जाता, और मुझे इल्म है कि मेरी हालत देखकर तुम्हें खुशी हुई होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो जुल्म करता हूँ मैं। इसको अपनी तरफ खींचता इसको देखता आपकी बार वो नरमी से बोला था। अशनान का सर इसके कुशादा सीने से टकराया था। इसका नमाजी स्टाइल दुपट्टा इसके ज़बरदस्त खिंचाव से खुल गया था। इसे बाहर बदलते मौसम और इससे शख्स की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसके बदलते रंगों से वो बिल्कुल नावाकिफ़ थी। बताओ, तुम्हें मेरी ख़राब हालत को तुम्हें तो खुशी होगी, मतलब मर रहा है, जान छूट रही है वगैरह वगैरह। जब मुझे सांस नहीं आ रही थी तो इस वक्त तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। तुम अपनी जगह भी ठीक ही होगी। वैसे भी मैं तुम पे बिलावजह पाबंदियाँ लगाता हूँ, कैद करके रखता हूँ, मारता हूँ, बांध कर जाता हूँ। बस की हिन्नी जैसी आंखों में अपनी निगाहें डालकर सर्द लहजे में बोला था, जब एक बंदा आपके सामने बेजान पड़ा हो, सांस ना ले पा रहा हो, तो आप खुद बताएं इसको क्या करना चाहिए था। बताएं ना, जब आपकी तबीयत ख़राब थी, आपको सांस नहीं आ रही थी, मुझे क्या करना चाहिए था? वजाहत दे। मैं तो आपके पास आई थी, आपने जबकि खुद मुझे यहाँ से निकाल दिया था। वो इसके बढ़ते सवालों और इसके बदलते लहजे से इसके ऊपर झुके बैठे बोली और तंग कर बोली थी, तुम्हें मुझे अपनी सांसें देनी चाहिए थी, मुझे इनहेल करना चाहिए था, तब तो मुझे पता होता कि तुम मेरी रुकती सांसों की कमी को पूरा करने आई हो। वो इसके सवालों के जवाब देता इसकी तरफ देखा जिसके बाल इसके ऊपर बिखरे हुए थे। आप प्लीज़ छोड़ें। वो इस संजीदा शख्स से ये सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रख सकी थी। इसके सवाल का जवाब सुनते इसके जिस्म का खून इसके चेहरे पर सिमट आया था। वो ऐसे बेबाक जवाब की तवक्का इस शख्स से ना रख सकी थी। इसका दिल किया कि खुद को इसकी नज़रों से ओझल कर ले, पर यह कैसे मुमकिन था? इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा महरम था। तुम तो ऐसे नज़रें चुरा रही हो और बचने की कोशिश कर रही जैसे मैं कोई लोफर हूँ। अशनाल, वक्त महरम की संगत में मत घबराओ। मैं इतनी देर
आई थिंक मैं इतनी देर बेहोश पड़ा रहा और तुम अपने रूम में जाकर मज़े करती रही। इसके सुरख चेहरे और इसकी झुकी निगाहें देखकर रोशनाल ने फिर तंज मारा था। इसकी सुई वहीं पर अटकी थी। जब तक वो शनाल बख्श से तफ्तीश ना कर लेता तब तक इसकी पिछली रात से जलते दिल को करार नहीं आना था। मैं रूम में आई थी, आपको पुकारा, पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया था। मैंने कान लगाकर चेक किया था, आपको सांस आ रही है या नहीं। आपकी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने फुरकान भाई को कॉल की थी। वह उसके सीने पर देखती हुई शर्मिंदा होते हुए बोली थी। कैसे सांस चेक की थी? इसका शर्मिंदा और सुरख चेहरा इसका लहजा देखकर इसे पूछा था। इसका रवैया हनूस सर्द था। इधर सरक कर आपके दिल पर। इसने घबराहट से इसके सीने पर हाथ रखा था। सुभान अल्लाह मोहतरमा, दाईं तरफ कौन सा दिल होता है? अल्लाह ने अकल का खाना कहाँ रखा है तुम्हारा? बेशक नावल में मिस्टेक है निकलना, लेकिन नावल अच्छा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम ना अटके, लेकिन कुछ वर्डिंग मिसिंग है। इसके घबराते चेहरे को फिर से देखा। इसके में चलते आंसू पलकों की बार पर जमा थे। जी, इसकी बात सुनकर वो अपनी नज़रें ना चुरा सकी थी। हाय अल्लाह, तभी मैं कहूँ इन्हें सांसें नहीं आ रही। हाय अल्लाह जी, घबराहट में मेरे इस दिमाग को क्या हो जाता है। वो यही सोच रही थी जब बादल गरजे थे। इसकी गिरफ्त पर वो मछली थी। ये सिर्फ जी कहने का सर्टिफिकेट कहाँ से लाया था और कोई गोल्ड मेडल तो नहीं लिया। आई थिंक इसके बार जी कहने पर इसकी घनी मूँछों तले नाबी लब मुस्कुरा उठे थे। वो इसके सर को उठाता इसकी सूजी पर झुकी पलकों पर लब रख गया था। जबकि शनाल की सांसें मध्यम होने लगी इसके लिमस पर। वो कांपने लगी थी। जाओ शाबाश, अपने रूम में जाओ, सुबह कॉलेज नहीं जाना। इसके सरापे की दिलकश खदुखार से नज़रें चुराते हुए बोला। वो फिर बेख्तियारी के लम्हों में आकर ऐसी हरकत सरजद नहीं करना चाहता था। वो जानता था इसके सामने बैठी इसकी ये मासूम बीवी इसकी शिद्दत सह नहीं पाएगी। जबकि इसके ऊपर झुकी शनाल चाहती थी कि वो आज इधर ही सो जाए, क्योंकि बाहर बादल गरज रहे थे। इसे हैरत हुई कि वो शख्स बादल गरजने से भी कितना पुरसकून है। वो हैरानगी से इसकी तरफ पहले तो देखती रही, फिर उठ खड़ी हुई थी। जबकि रोशनाल इसकी उड़ती रंगत और कामते हुए हाथ देख रहा था। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक तो मैं इधर ही रुक जाती हूँ, सोफे पर सो जाऊँगी। वो नज़रें चुराती हुई बोली कि शख्स इसकी आंखों का झूठ ना पकड़ ले। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, शाबाश जाओ तुम। तकिए पर गाल टिकाए वो इसकी हालत का नोटिस ले रहा था। जो मुड़ी थी जाने के लिए, वो पीछे से इसको बगौर देखने लगा। इसका दुपट्टा कंधे पर अब झूल रहा था। इसकी कमर पर बिखरे स्याह बालों ने इसकी नाजुक कमर को ढांप रखा था। वो इसे देखने में रुई की तरह मुलायम लगी थी। वो रोशनाल की काफ़ी तवज्जो और अहमियत में पली थी। रोशनाल ने इसे मोम की गुड़िया की तरह पाला था, इसको एहतियात से पाला था। अब भी एक किस्म का छोटी बच्ची समझकर पाल रहा था। बेशक वो सख्त बन जाता था। पहले वो इसे नरमी से बात करता था। वो समझता था वो बेगानी शय है, लेकिन जब रिश्ता बदला तो देखने का अंदाज भी बदल गया था। वो अब भी इसका ख्याल रखता था, लेकिन अब अपनी शय समझकर ख्याल रखता था। इसका प्यार करने का तरीका वही था, बस अब लहजा बदल गया था। अब वो इससे सख्ती से बात करता था। इसका ख्याल रखना नहीं छोड़ा था। इसका ख्याल तो रखता था, लेकिन पत्थर दिल इंसान बनकर। बात सुने, बाहर बादल गरज रहे हैं। अगर आपको इनकी आवाज़ से उलझन हो रही है या खौफ आ रहा है तो मैं इधर ही सो जाती हूँ। खौफ किसे आ रहा है और कह किसे रही है? वो ये कहकर मुड़ी, लेकिन इसकी डार्क ब्राउन आंखें खुद पर टिके देकर अपनी सांसें रोके इसका जवाब सुनने की मुंतज़िर हुई थी। नहीं, तुम जाओ, दरवाज़ा बंद कर जाना। मुझे कोई उलझन, कोई खौफ नहीं है। वो साफ लफ्ज़ों में कह गया था, क्योंकि वो जानता था वो डर रही है। इसकी आंखों का खौफ देख लिया था, पर इसे जाता हुआ देखने लगा। जब वो आराम से निकलती मध्यम रफ्तार से अपने कमरे में आई थी। दुपट्टा उतार और बालों को चूड़े की शक्ल में देकर वो बेड पर आकर वो लेटी थी। जब फिर से बादल गरजे थे, वो तकिए को भींचती जोर से मुट्ठियों में कलमे का वेट करने लगी थी। क्या है सफाक इंसान, थोड़ी सी जगह अपने रूम में दे देते, मैं तो अपनी रात अमन से गुजार लेती। पर कसम से बंदे को इतना भी संगदिल नहीं होना चाहिए। मुझे तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है, खुद तो जैसे ये पलकों पे बिठा कर रखा है जालिम इंसान। वो बादलों की आवाज़ फिर से सुनती गुस्से और बेबसी से बोली थी। खुद तो बड़ा कह रहे थे महरम है हम, अब तो ऐसे मुझे भेजा जैसे मैं इनके चाचा की बेटी नहीं हूँ। वो गुस्से में आती तो नहीं देखती थी कि क्या बोल रही है, और ऐसे ही खुद से बातें करती थी। वो ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। जब लाइट चली गई थी वो चीख भी ना सकी थी। लाइट चाहता देख कर भी आना है। आई थिंक वह डर से कंबल लपेट गई थी। वह शख्स के पास जाना चाहती थी, पर डर की वजह से उठ नहीं पा रही थी। रोशनाल इसको भेजकर वो लैपटॉप खोलकर असाइनमेंट करने लगा था। जब लाइट आ जाने से इसको कमरे में लेटी शनाल का ख्याल आया था। इसे पता था बादलों के गिरजने से वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही होगी। वो जल्दी से बेड से उठा था कि कहीं वो खुद को किसी चीज़ में बंद ना कर ले। बेड से उठकर इसके कमरे में आया था और इसका रूम बंद तो था, लेकिन लॉक नहीं था। जब फ़ोन की हल्की सी लाइट ऑन की और इसके बेड के करीब और इसके बेड पर बैठा था शनाल। वो कंबल में लिपटी गठली बनी सी
बनी सी पड़ी थी, जैसे इसकी आवाज़ सुनी कंबल हटाती शिद्दत से रोती हुई उसके सीने से लगी थी। बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। इसने इसे बुलाया लेकिन इसकी पुश्त पर हाथ बांधे वो तो जैसे घुसने की कोशिश कर रही थी। अशनाल सीधी होकर बैठा हुआ, जो टांगे भी इसकी गोद में घुसा रही थी। इसके सर पर दुपट्टा नहीं था। इसको ऐसा करता देखकर वो थोड़ा सा सख्ती से बोला ताकि वो हट जाए। नहीं, वो इसके सीने पर ही सर रखे नफ़ी से सर हिला गई थी। जूड़े से सिल्की बाल फिसल कर नीचे गिरे थे। वो थोड़ी सी ऊपर हुई और इसकी गर्दन में सर दिया था। रोशनाल पछता रहा था कि वो वैसे इसके कमरे में आ गया था। अपने जिस्मों की आवाज़ से घबरा कर इसको पुकारा था, नहीं नहीं, मुझे खुद से दूर मत करें। वो इसकी गर्दन में सर दिए ही बोल रही थी, जबकि रोशनाल को इसके लब अपनी गर्दन पर हिलते हुए महसूस हुए थे। इसको अपने करीब देखकर वो इसके गिर्द बाजू हमायल कर गया था, जबकि रोशनाल की जान पर अब बनी थी। सो गाइस, यहाँ पे पार्ट को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। उम्मीद है कि आपको नावल अच्छा लग रहा होगा और वादे के मुताबिक आपको वेट भी नहीं करवा रहे, रोज़ पार्ट अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।